रोज रात जब मैं ये करता हूं तो खुद से पूछता हूं, मैं यहां कर क्या रहा हूं? मतलब मुझे यहां क्या बनकर रहना है? ये सब क्या है? ये सब कितना अजीब है। आप लोग बैठे हैं, ऊपर वाला बहुत अच्छा है। ओह, पर सच कहूं तो मैं इस रोल को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। मैं इसे अच्छे से निभाता हूं, लेकिन इन सब के पीछे मैं हूं। और ऑडियंस के रूप में आपके पीछे आप बस आप हैं। और हम सब यहाँ साथ हैं, एक पुरानी रस्म निभा रहे हैं, एक तरह का डांस जहाँ टॉकिंग स्टिक मेरे हाथ में है। और जब मेरे हाथ में ये स्टिक होती है तो मेरा काम वो बोलना होता है जो हमारे सबके सच के सबसे करीब हो। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो सच मैं देख पाता हूं वो इस बात से थोड़ा धुंधला हो जाता है कि मैं खुद को क्या समझता हूं। इसलिए आपको अपने खुद के दिल और इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा, क्योंकि हो सकता है मेरी कुछ बातें बिल्कुल सिर पैर की ना हो सकता है उनमें कोई समझदारी ना हो, वो बस मेरे दिमाग का कोई अटैचमेंट या न्यूरोसिस दिखा रही हूं, और शायद मुझे खुद भी इसका पता ना चले। ऐसा नहीं है कि मैं आप पर कुछ थोपने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मतलब है, ज्यादातर समय हमें खुद पता नहीं होता कि हम कहां फंसे हुए हैं। अगर हम सच में फंसे हैं और हम ये देख लें कि हम फंसे हैं, तो समझो हम बाहर निकलने लगे हैं। इसलिए मैं आपको सावधान करूंगा कि मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। आप मुझे पसंद कर सकते हैं, मेरी बातें आपको अच्छी और इंटरेस्टिंग लग सकती हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ अपने दिल पर करना, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं कोई एनलाइटेंड इंसान नहीं हूं। मैं भी बस रास्ते पर चल रहा एक मुसाफिर हूं, बिल्कुल आपकी तरह। वरना शायद आप आज रात यहां नहीं होते। क्या आप सब मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? कितना अच्छा लग रहा है ना? क्या बिना लाइट्स के सब ठीक है? ठीक है। मेरे चेहरे पर परछाई पड्डी डीडीएच रही है, मुझे दिख रहा है। क्या अभी भी कोई शैडो है मेरे? हाँ, ये है ना? मेरी ठोडी पर है ना? क्या अब भी कोई शैडो है? ठीक है। द शैडो नोज मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं एक अजीब सी मुसीबत में फंसा हूं। आपने कभी वो वाइल्ड वेस्ट मूवीज देखी हैं, जहां बिजली गिरती है और जानवरों के पूरे झुंड में भगदड़ मच जाती है और वो सब एक खाई की तरफ भागने लगते हैं? सच कहूं तो मैं भी उसी झुंड का एक हिस्सा हूं। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं एक ऐसी कंसेप्चुअल रियलिटी का हिस्सा हूं जो उस कल्चर में गहराई तक रची बसी है जिसमें मैं रहता हूं, और जो बिल्कुल डिसफंक्शनल है। मेरा मतलब है, अगर झुंड ऐसे ही भागता रहा तो वो खाई में ही गिरेगा। आप और मैं एक ऐसे कल्चर का हिस्सा हैं जहां इंडिविजुअलिटी, कंपटीशन और सक्सेस को लेकर अजीब सी झूठी बातें हैं। हमने इंसानों की ऐसी डेफिनेशन बना ली है जैसे हमारे पास अपने आसपास के रिसोर्सेज को मनमर्जी से इस्तेमाल करने का पूरा हक और लाइसेंस है। अगर आप अखबारों के पहले पन्ने पर हैं, आज की इकोनॉमिक रियलिटी देखें, तो ऐसा लगता है कि आने वाले कल की हर मुसीबत का हल टेक्नोलॉजी और बहुत सारे पैसों से निकल आएगा, और आखिर में हम सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन ये सब खराब और डिसफंक्शनल है। ये सच नहीं है। हम ऐसे सोशल स्ट्रक्चर्स का हिस्सा हैं जहां हम कहते रहते हैं कि कितना अच्छा है ना कि हमारे पास डेमोक्रेसी है। लेकिन उस डेमोक्रेसी की डील की वजह से, जो शायद एक डेमोक्रेसी के लिए जरूरी भी है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जुल्म, भेदभाव और एक दूसरे की इज्जत न करने की आदत है। और इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल अमीर और ताकतवर लोगों को बचाने के लिए किया जाता है, उन लोगों के खिलाफ जिनके पास कुछ नहीं है। और ऐसा सिर्फ इस समाज या इस देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन जब हमने ये कंसेप्चुअल मॉडल अपनाया, जो हम मुख्य रूप से यूरोप से लाए थे, हम एक ऐसे देश में आए जहां रहने वाले लोगों की ऐसी कंसेप्चुअल रियलिटी नहीं थी। उनका अपने आसपास की चीजों के साथ रिश्ता बहुत अलग था। वो इज्जत, समझ और सम्मान के साथ जीते थे। वो खुद को किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं देखते थे जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता हो या उस पर राज करना चाहता हो। वो महसूस करते थे कि वो इस यूनिवर्स का ही एक हिस्सा हैं, कि वो सिस्टम्स का हिस्सा थे। स्पिरिचुअल सिस्टम्स, फूड चेन सिस्टम्स, धरती के सिस्टम्स, सूरज, चांद और तारों के सिस्टम्स।
लेकिन हम अपने साथ दुनिया को देखने का एक मशीनी, शहरी, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक तरीका लेकर आए। और ये हमारे पावर की भूख और आसपास की चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत के साथ बिल्कुल फिट बैठता था। और हर चीज को कंट्रोल करने का हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा दिमाग और इंटेलेक्ट है। ये हमारे प्री फ्रंटल लोब्स हैं। ये हमारी चीजों को एनालाइज करने की दिमागी ताकत है। पर हमारे सोचने वाले दिमाग के साथ परेशानी ये है कि वो चीजों के बारे में सोचता है। हर सोच एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। जैसे एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पर मैं एक बिहेवियरिस्ट था और मैं खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता था। मैं अपनी सोशल साइंस की दुनिया में इंसानों को चलते फिरते वेरिएबल्स की तरह देखता था और खुद को भी। और आखिरकार मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो आज हमारे कल्चर में हर जगह फैल चुका है, जिससे अब हम बिल्कुल नॉर्मल मानने लगे हैं। मैं खास तौर पर अकेलेपन या खुद को दूसरों से अलग महसूस करने की बात कर रहा हूं। मेरा मतलब है, हम में से ज्यादातर लोग आज भी या कुछ लोग आज भी उसी में जी रहे होंगे। एक दो पीढ़ी पहले हमारे दादा दादी उस अकेलेपन में नहीं जीते थे। वो गांवों में, कम्युनिटी में या एक बड़े परिवार के साथ रहते थे, जहां कई पीढ़ियां साथ होती थीं। और उन्हें ये नहीं सोचना पड़ देता था कि दूसरों के लिए कंपैशन कैसे दिखाएं, क्योंकि वहां का माहौल ही ऐसा था कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वो उनकी जिंदगी और पहचान का हिस्सा था। पर कम से कम मेरे लिए मुझे लगा कि इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि मैं आजाद हूं अपनी मर्जी का काम करने के लिए, और मैं जैसी चाहूं वैसी दुनिया बना सकता हूं। तो मैंने सोचा, मैं आखिर क्या चाहता हूं? मैं ज्यादा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी चाहता था, और मेरा परिवार मुझसे बहुत कुछ उम्मीद करता था जिससे मेरी आजादी छिन रही थी। इसलिए मैंने वहां से चले जाना ही सही समझा, और कई सालों तक मैंने ऐसा ही किया। और मैंने खुद से कहा, चलो, हम सब एक बड़े इंसानी परिवार का हिस्सा ही तो हैं। पर इसका नतीजा ये हुआ कि हालांकि बाहर से देखने में मैं आजाद था, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि अंदर से मैं पहले से कहीं ज्यादा फंसा हुआ था। पर मैं एक ऐसे कल्चर का हिस्सा था जो कहता था कि चलो, बूढ़ी पीढ़ी को वहां रख देते हैं और मरने वालों को वहां और गरीबों को वहां छोड़ डर देते हैं, क्योंकि वो एक तरह से लूजर्स हैं। वो जिंदगी का ये गेम हार गए, और हम बस अपनी ही पीढ़ी के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे। तो बड़ी अजीब बात है कि आजादी और इंडिविजुअलिटी के इस जोश में हमने अक्सर खुद को अपनी ही संस्कृति की उस समझदारी से अलग कर लिया, जो हमें शायद बता सकती थी कि हम जो गेम इतने जोश से खेल रहे हैं वो असल में खाई की तरफ भागते हुए झुंड जैसा है। मेरा मतलब है, आप और मैं आज क्या देख रहे हैं? पिछले 10 सालों में दुनिया में जितने हिस्से रेगिस्तान बन चुके हैं वो चाइना की पूरी खेती वाली जमीन के बराबर है। जितनी उपजाऊ मिट्टी खराब हो चुकी है वो इंडिया की पूरी खेती वाली जमीन के बराबर है। हमारा लगभग आधा ग्राउंड वाटर अब पीने लायक नहीं रहा। हमने जंगल काट दिए, वो रेन फॉरेस्ट जो हमारे इकोसिस्टम को बचाते हैं। पिछले 10 सालों में मिसिसिपी नदी के पूर्व की सारी जमीन के बराबर जंगल साफ हो चुके हैं। मछलियां और सी फूड धीरे धीरे खाने लायक नहीं रहे। हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है, और फिर भी हम ऐसा दिखावा करते हैं जैसे हम जीत रहे हैं। क्या ये सब बड्ढा अजीब नहीं लगता? वैसे क्या ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा है? मेरा मतलब है, क्या आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी हल्की फुल्की बातें करूं, या मुझे बताइए, क्योंकि मुझे तो मजा आ रहा है। पर मैं आपको किसी ऐसे ट्रिप पर नहीं ले जाना चाहता जो, मतलब, क्या अब तक सब ठीक है? ठीक है। अगर न लगे तो मुझे बताना। मेरा मतलब है, अगर सच में आपको ये बातें भारी लग रही हैं तो मुझे बता देना। आपने क्या कहा? नींद आ रही है? आपको नींद आ रही है तो बस अपने बगल वाले इंसान के कंधे पर सिर रख लीजिए। बिल्कुल कोई बात नहीं। इसे बस एक सपने की तरह लीजिए, जो कि ये है ही। आप असल में सो रहे हैं और बस सपना देख रहे हैं कि आपको नींद आ रही है। आपको पता है, अगले 30 सालों में दुनिया की आबादी दोगुनी हो जाएगी। 9 अरब या करीब 10 अरब लोग।
क्या वो सब मजेदार होने वाला है? मैं जॉन सीड से बात कर रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बेहतरीन और गहरी समझ वाले इकोलॉजिस्ट हैं। और वो मुझे बता रहे थे कि अब इस पूरे खेल को पलटने के लिए शायद किसी चमत्कार की जरूरत होगी। हर कोई इसमें इतना रम चुका है, हम इसे इतनी तेजी से मार्केट कर रहे हैं। आप उन छोटे देशों को ही देख लीजिए जो कभी खाहुद का पेट भर लेते थे, और फिर आप वहां सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए एक फसल वाली इकोनॉमी ले आते हैं ताकि वो भी वर्ल्ड मार्केट का हिस्सा बन सकें। और बहुत जल्दी नौबत ये आ जाती है कि उन्हें अपना खाना तक बाहर से इंपोर्ट करना पड़ी अच्छता है, और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। सिर्फ डैलस और डायनेस्टी जैसी टेक्नोलॉजिकल आजादी और वादों के पीछे भागने के जोश में। तो हम इन बेवकूफों को जगाने के लिए क्या कर सकते हैं? सच तो ये है कि ये बेवकूफ कोई और नहीं, हम खुद ही हैं। मुसीबत तो यही है। तो देखिए, मैंने शुरुआत में भी यही कहा था। मैंने कहा था कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूं, क्योंकि मैं खुद को उसी झुंड का हिस्सा पाता हूं जो खाई की तरफ भाग रहा है। और मैं खुद से पूछ रहा हूं, क्या मैं बदल सकता हूं? अपनी जिंदगी को मौधने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं इतने गहाफिल होकर, या जो सच मैं जानता हूं उससे इतनी दूर कैसे जी सकता हूं? इसीलिए जब मैंने जॉन सीड से कहा, जॉन, तुम्हें पता है कि इन सब चीजों को ठीक होने में एक चमत्कार लगेगा, और तुम देख रहे हो कि हम पेट्रोकेमिकल्स और बाकी चीजों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या तुम खुद अभी इस इंटरव्यू के लिए ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके नहीं आए? मेरा मतलब है, तुम इस बात को कैसे सही ठहरा सकते हो? मैंने कहा, यही मेरी परेशानी है। मैंने कहा, जब मैं अपनी कार चलाता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, फिर भी मैं करता हूं। और उन्होंने जवाब दिया, देखो, उन वेस्टर्न मूवीज में जब झुंड खाई की तरफ भाग रहा होता है, और जब काउबॉयज को एहसास होता है कि जानवरों में भगदड़ी मच गई है, तो वो उल्टी दिशा में नहीं भागते, वो जानवरों के पीछे भागते हैं और उन्हें रोकने और मौधने के लिए उनसे भी ज्यादा तेज भागते हैं। दूसरे शब्दों में, मैं इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल बंद कर दें। अब जब आप हमारे कल्चर के साइकोडायनेमिक्स को देखते हैं, जब आप हमारी दुनिया के इकोलॉजी को देखते हैं, इकोनॉमिक्स को देखते हैं, और आप माइंडफुल होते हैं, मतलब आप अपनी मुसीबत को लेकर जागरूक होते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है, अभी आजमा कर देखिए, इस पल में पूरी तरह मौजूद रहिए। ठीक है, अब बस महसूस कीजिए, अपने चेहरे पर हवा को महसूस कीजिए, अपने शरीर से सटी इस कुर्सी को महसूस कीजिए, फर्श के साथ अपने रिश्ते को महसूस कीजिए। वो एहसास कैसा है? इस वक्त अपनी नींद या अपने जागे हुए होने को महसूस कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सो जाइए, मैं कह रहा हूं कि अपनी नींद के एहसास को लेकर जागरूक रहिए। इस पल में आप और मैं जिस माहौल में हैं, उसे महसूस कीजिए। इस बात को महसूस कीजिए कि आप और मैं फिजिकली कैसे सदियों के विकास से यहां तक पहुंचे हैं कि हम पीढ़ियों पीछे जाते हैं, और पीछे एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स तक जाते हैं। और स्पिरिचुअली महसूस कीजिए कि आप और मैं एक अवेयरनेस हैं जो इस वक्त इस धरती पर इन शरीरों में मौजूद हैं। बस जागरूक रहिए, इस बात को लेकर अवेयर रहिए कि आप खुद को क्या मानते हैं। ये बद्दा मजेदार है। जैसे खुद से कहिए, मैं हूं, और फिर उसके आगे कुछ लगा दीजिए। मैं जॉन हूं या फ्रेड हूं, मैं एक औरत हूं, मैं एक आदमी हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं मेरी का पति हूं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या कह रहा है। मैं एक आत्मा हूं, मैं सच की तलाश में हूं। और महसूस कीजिए कि मैं हूं के आगे आप जो कुछ भी लगाते हैं, वो एक दायरा बना देता है। और फिर सिर्फ मैं हूं को महसूस करके देखिए, ये आपको सिर्फ अवेयरनेस के और करीब ले जाता है। मैं हूं, अब मैं आपसे कहूंगा कि अपनी अवेयरनेस के साथ इस शब्द मैं आई को देखिए। मैं क्या है? मैं कौन हूं? बुद्ध ने अनात्ता एनाटा यानी नो सेल्फ की बात क्यों की? उन्होंने कहा कि यहां बस कुछ चीजें हैं जो हो रही हैं।
आपकी त्वचा पर हवा का एहसास, बीती बातों की यादें, आपकी वो समझ कि आप कौन हैं और ये दुनिया कैसी है। और ये सब हर पल बदल रहा है। शायद पिछले हफ्ते आप गुस्से में थे और अगले ही पल आप प्यार से भरे और दयालु हो गए। जब आप गुस्से में थे, तो क्या आप खुद के उस हिस्से को पहचान पाए जो प्यार से भरा था? हम एक साथ इतनी सारी अलग-अलग आइडेंटिटीज में जी रहे हैं, जो लगातार बदल रही हैं। यही मैं का कॉन्सेप्ट है। जब आप दूसरों को सुनते हैं, तो आप वो सुनते हैं जो वो खुद को समझते हैं। और आप ये सिर्फ तब सुन पाते हैं, जब आप खुद कुछ बनने में बिजी नहीं होते। क्योंकि जैसे ही आप कुछ बन जाते हैं, आपको अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ देने लगती है। इसलिए आपको दूसरों से सिर्फ वही सुनाई देता है, जो आपकी इस बात को मजबूत करता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सच है। ताओ में कहा गया है, सच उन आंखों का इंतजार करता है जिन पर चाहत का पर्दा न पड्ढा हो। जब तक आप किसी इच्छा या डिजायर से बंधे हैं, आप सिर्फ वही देखते हैं जो आपकी चाहत आपको देखने देती है। अगर आप कार से किसी शहर में जाते हैं और आप भूखे हैं, तो आपको सिर्फ खाने की चीजें दिखती हैं। अगर आप किसी शहर में जाते हैं और आप हॉर्नी हैं, तो आपको बस वही लोग दिखते हैं जिनके साथ आप सो सकते हैं। अगर आप शहर में आते हैं और थके हुए हैं, तो आप सिर्फ सोने की जगह ढूंढते हैं। अगर आप किसी शहर में आते हैं और डरे हुए हैं, तो आपको हर चीज खतरनाक लगती है। अगर आप किसी शहर में प्यार से भरकर आते हैं, तो आपको सब कुछ प्यारा लगता है। जब तक आप कुछ चाहते हैं, आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशों का अक्स देखते हैं, और इसे ही कर्मा कहते हैं। कर्मा वो दुनिया है जिसमें आप रहते हैं, जो आपके पिछले कर्मों का नतीजा है। ये आपके दिमाग में के अटैचमेंट्स, आपकी पसंद और नापसंद का पूरा सिस्टम है। और हाँ, मेरा भी। तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, वो ये है कि हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, ताकि हम अपनी मुसीबत को समझ सकें और खुद से झूठ बोलना बंद कर दें। मेरा मतलब है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप सफरिंग, दुख, दर्द का सामना कैसे करते हैं। मैंने ये कहानी पहले भी बताई है, शायद पिछली बार सैन डिएगो में ही बताई थी। एक औरत ने न्यूयॉर्क की मेरी क्लास में मुझे बताया कि हर रोज वो काम पर जाने के लिए अपने अपार्टमेंट से निकलती थी और अपनी गली के नुक्कड़जी पर हाथ में कप लिए भीख मांगते एक आदमी के पास से गुजरती थी। और ऐसा 8 महीनों से चल रहा था। और उसने कहा, मैं कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देती हूँ। और फिर वो थोड़ी झेंपते हुए मुस्कुराई और बोली, सच कहूं तो मेरा एक बजट है और मैं उसे हफ्ते के $250 देती हूँ। और उसने कहा, लेकिन फिर इस कोर्स में आने के बाद, वो बोली, मैंने इस पूरी स्थिति को लेकर माइंडफुल होना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ कि मैं डरी हुई थी। और मैंने सोचा, मैं किस बात से डर रही हूं? मुझे ये डर नहीं है कि वो मेरा रेप कर देगा। मुझे ये डर नहीं है कि वो मेरा पर्स चुरा लेगा। उसने कहा, मैं जिस बात से डर रही थी, वो ये थी कि अगर मैंने उसे एक इंसान के रूप में पूरी तरह मान लिया, तो वो आखिर में मेरे ही लिविंग रूम में रहने आ जाएगा। कितनी अजीब बात है ना। वो असल में अपने ही दिल के कंपैशन से डर रही थी। क्या आप ऐसे जीने की कल्पना कर सकते हैं? और फिर भी आप और मैं ऐसे ही जी रहे हैं। क्या ये अजीब नहीं है कि दिमाग दिल से डरता है? क्योंकि दिल कहता है कि सब ले लो, तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम इसे इस्तेमाल करो। और दिमाग कहता है, जरा रुको, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें एक अलग इंसान के रूप में सही सलामत रखूं, और तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे भी भरने हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि क्या आप और मैं बिना खुद को बचाए और अपने दिल के दरवाजे बंद किए पूरी समझदारी और माइंडफुलनेस के साथ अपने दिमाग और दिल के बीच के इस खिंचाव को संभाल सकते हैं। इस कल्चर की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि ये अक्सर हमारे दिल के कंपैशन को मार देता है। लोग कहते हैं, पर अगर मैंने अपना दिल खोल दिया, तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये दिमाग को नकारना है। क्योंकि दिमाग को कहता है, देखो, अगर तुम ये करना चाहते हो, तो तुम्हें ये और ये बचाना होगा।
लेकिन क्या बिना किसी एक को बंद किए दिमाग और दिल के बीच एक बैलेंस बनाना मुमकिन नहीं है? क्या नरक में भी अपना दिल खुला रखना मुमकिन नहीं है? क्या दुनिया में फैले दुख दर्द को देखना और अपने दिल को बार 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 टूटने देना और फिर भी पूरी तरह से माइंडफुल और अवेयर होकर यहीं मौजूद रहना मुमकिन नहीं है? और अगर आप उस दर्द से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो क्या अपने डर से बचने की कीमत ये नहीं है कि आप जिंदगी से ही कट जाते हैं और आखिर में आप खुद को उसी जीवन ऊर्जा से अलग कर लेते हैं जिसके लिए आप तरस रहे हैं? माफ कीजिएगा, क्या होगा अगर वो धोखेबाज हों? क्या होगा अगर वो ठग हों? अगर वो धोखेबाज हैं तो शायद वो उनका खराब कर्मा है, लेकिन हो सकता है कि खुद को लुटने से बचाने की कीमत उस चीज से कहीं ज्यादा हो जो आप बचा रहे हैं। ये बद्धा पेचीदा मामला है, आपको पता है। खैर, जो लोग अमीर हैं और जिनके पास कुछ नहीं है, उनके बीच का रिश्ता बद्धा अजीब होता है। अमीर लोगों का गरीबों से जो डर है, वही इस परेशानी को सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है। और बेशक आप और मैं उन अमीरों में ही आते हैं, और ये हमारा डर ही है कि अगर हमारे पास वो न होता जो हमारे पास है, तो शायद सब कुछ बहुत भयानक होता। हम ये मानने को राजी ही नहीं हैं कि भयानक तो अब भी है। सच कहूं तो मेरा इरादा इस कल्चर की बुराई करना बिल्कुल नहीं है। मुझे भी इसके मजे लेना पसंद है। मुझे इससे प्यार है। मतलब, मेरे पास एक एमजी कार और एक हॉट टब है। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं बन रहा जो कह रहा हो, मुझे सच में खूबसूरती पसंद है, मुझे खुशियां पसंद हैं, और मुझे यू नो अच्छा खाना और घूमना फिरना पसंद है। मुझे वो सब अच्छा लगता है। ये भी आपका एक पहलू है। मुझे अभी अभी एक एस्ट्रल डेफिनेशन मिली है। मैं एक एरीज हूं, बच के रहना। शायद ये कर्मा है। ये बद्धा दिलचस्प है। अगर आप बचपन से अब तक के सफर को देखें, जब आप और मैंने जिंदगी शुरू की थी, तो हम कुछ खास बनने में बिजी नहीं थे, लेकिन फिर हमने somebody कुछ खास बनना सीख लिया। क्या आपने ये बात नोटिस की? क्या आपको याद है कि आपने somebody बनना कब शुरू किया? आपको शायद याद नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ वही याद रहता है जो आप somebody बनने के बाद बने थे। किसी न किसी को याद रहता है। मुझे नोबडी के साथ काम करना पसंद है। वेवी, मेरा दोस्त वेवी ग्रेवी, पिछले 3 चुनावों से नोबडी को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ेदा कर रहा है, और उसके पास बड़े मजेदार डायलॉग्स होते हैं, जैसे नोबडी कोई नहीं परवाह करता है, नोबडी कोई नहीं हमारी आर्थिक समस्याएं सुलझा सकता है, हमने नोबडी कुछ नहीं या एवरीबडी सब कुछ या पूरी कायनात के रूप में शुरुआत की थी। और फिर हमने सीखा कि बेटा, तुम सब कुछ नहीं हो, तुम इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो, और इसे भूलना मत। हमें सिखाया गया कि हम somebody हैं, और हम बहुत छोटे थे, और हम अपने आसपास की बड़ी चीजों के रहमो करम पर थे। मेरा मतलब है तूफान, आफतें, माँ बाप का गुस्सा और ऐसी बहुत सी चीजें। एक बार जब आप somebody बन गए, तो आप बहुत छोटे और कमजोर हो गए। उससे पहले आपको ये नहीं पता था, समझे? somebody बनने से पहले। अब परेशानी ये नहीं है कि आप somebody बन गए, क्योंकि एक शरीर के साथ जीने के लिए आपको सच में somebody बनना ही पड़ दिखता है। मेरा मतलब है, जो लोग somebody बनने से इनकार कर देते हैं, वो आखिर में ब्लू बेबीज, बहुत कमजोर या बीमार बनकर रह जाते हैं। वो बस एक तरह से कहते हैं, मैं ये खेल नहीं खेलूंगा, ये इनाम और सजा का तरीका मुझ पर काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता। सच कहूं तो वो बस हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। वो बहुत पुरानी कर्मों वाली आत्माएं होती हैं। इसलिए आप बहुत शुरुआत में ही somebody बनने की ट्रेनिंग में चले जाते हैं, और आपको वो लोग ट्रेन कर रहे होते हैं जो खुद को somebody समझते हैं। ये सब इसी तरह से होता है, समझे? मेरा मतलब है, आपके माँ बाप खुद को somebody समझते थे, आपके टीचर्स खुद को somebody समझते हैं, और वो आपको भी somebody की तरह ही देखते हैं, और इसलिए आप इस somebody वाली ट्रेनिंग में जाते हैं और सच में somebody बन जाते हैं, और फिर आप कुछ स्पेशल बनने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई स्पेशल नहीं हो सकता।
हर कोई अनोखा या यूनिक हो सकता है, लेकिन कुछ लोग, भगवत गीता में लिखा है कि यह बहुत अच्छी बात है अगर आप योगियों के परिवार में पैदा हों। और इसका मतलब यह है कि आप ऐसे लोगों के परिवार में पैदा हों जो खुद को सिर्फ समबड़ी नहीं समझते। मेरा मतलब है, वो पूरी तरह से ये नहीं मानते कि वो बस यही शरीर हैं। वो ऐसे हैं जैसा ईसा मसीह ने कहा था, दुनिया में तो हैं पर दुनिया के होकर नहीं रह गए। पर वो किसी और जगह के भी नहीं हैं। देखिए, एक ऐसे जागरूक माहौल में बर्थडे होने का एक तरीका है जहां आप समबड़ी की तरह जीना तो सीख लें, लेकिन उसमें फंसे नहीं। दूसरे शब्दों में, आप एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल मॉडल तैयार कर लेते हैं जो आपको इस शरीर में रहने की आजादी देता है, पर आप इसे बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। और आप उस मूल स्रोत से अपना जुड़ाव भी नहीं खोते, जो सब कुछ है और जो आप तब थे जब आपने इस समबड़ी वाली पहचान को अपनाया नहीं था। इसलिए अगर आप सभी स्पिरिचुअल रास्तों, सभी धर्मों और दिमाग की इन सारी चीजों को देखें, तो ये सब उन लोगों की मदद करने के लिए हैं जो समबड़ी में फंस गए हैं, ताकि वो वापस अपने स्रोत तक पहुंच सकें। उस मूल एकता, ईश्वर, वननेस या इन सब के पीछे जो सच है, उस तक वापस पहुंच सकें। माया सपने और भ्रम से जाग सकें, उसे ठुकराने या दूर धकेलने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि जैसा तिब्बती कहते हैं, संसार और निर्वाण दोनों एक ही हैं, कि आप फॉर्मलेस, निराकार में इसलिए जाते हैं ताकि वापस फॉर्म, आकार में आ सकें। इसलिए आप एक ही समय में फॉर्म में भी हैं और फॉर्मलेस भी हैं। तो आप नोबडी भी हैं और समबड़ी भी। मैं बिल्कुल एक समबड़ी हूं। मुझे देखिए, क्या आपको एक इंसान नहीं दिखता? मैंने एक भूरी शर्ट और भूरी पैंट पहनी है। मैं 60 साल का हूं। मेरा मतलब है, वो एक समबड़ी की पहचान है। लोग आते हैं और कहते हैं, रमदास, वो कोई खास इंसान है। उनका मतलब समबड़ी ही होगा, लेकिन अंदर से मैं इसके मुकाबले कहाँ हूं? लोग आपको जैसा देखते हैं और आप खुद को जो मानते हैं, उसके मुकाबले आप असल में कहाँ हैं? इन सब के पीछे सिर्फ सिर्फ अवेयरनेस है। ये बस एक जागरूकता है और फिर ये प्रक्रिया का नाच चल रहा है। इसे कहते हैं रामदास। ये आ रहा है, वो जा रहा है। ये गुजरता हुआ वक्त, ये ढलती हुई उम्र, कितना कमाल का है। इस हाथ को देखिए, नसें, झुर्रियां और हड्डियां आप जानते हैं, और यम यम, इसे देखिए। मेरा मतलब है, ये एक प्रोसेस चल रहा है। ये अद्भुत है। मैं अपनी ही आंखों के सामने धीरे धीरे खत्म हो रहा हूं। एक माइंडफुल नजरिए से देखूं तो मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। ये सब सिर्फ एक घटना, फिनोमेना है। अगर मैं इसमें फंस जाऊं, हे भगवान, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, शायद मुझे वो पोर्सेलाना क्रीम लगा लेनी चाहिए ताकि उम्र के ये दाग छिप जाए, यहां से थोड़ा खिंचाव करवा लूं। और इस कल्चर में आप सिसाट के होकर नहीं रह सकते। ये तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ। वो अभी कुछ बनने ही लगा था और बूढ़ा हो गया। पर देखिए, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने बुजुर्गों का सम्मान खत्म कर दिया है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बुजुर्ग बनने की ट्रेनिंग में गुजारी है। मैं एक एल्डर बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूं, समझे? और हो सकता है मुझे डिस्पोजेबल डायपर्स पहनने पड़ दें, पर फिर भी मैं फिर भी एक बुजुर्ग तो रहूंगा ही, समझे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं खुद को क्या मानता हूं। और सच कहूं तो मैं खुद को कुछ भी नहीं मानता। मैं बस इन चीजों को आते जाते देखता हूं। और ये सब सिर्फ अवेयरनेस है। और जब ये अवेयरनेस दुख, दर्द, सफरिंग को देखती है, तो वो इसे सिर्फ होने वाली घटनाओं के तौर पर देखती है, जिनमें दर्द, उदासी, खुद पर तरस खाना, गुस्सा, चोट, मरना, भूख, एड्स, हिंसा, भेदभाव और जुल्म शामिल हैं। और अवेयरनेस ये नहीं कहती, मैं खुश रहने के लिए इससे मुंह फेर लूंगी, क्योंकि अवेयरनेस खुशी और गम जैसी दोहरी बातों से परे है। वो बस है। वहां खुशी है, उदासी है, मजा है और दुख, दर्द भी है। अब जब मैं उस बैलेंस को बढ़ाता हूं, सिर्फ दिल और दिमाग के बीच का बैलेंस नहीं, बल्कि समबडी और नोबडी, या फॉर्म और फॉर्मलेस के बीच का बैलेंस,
और उस खिंचाव के साथ जीना सीख लेता हूं, तो मेरा वो हिस्सा जिसकी कोई सीमा नहीं है, मेरा इंट्यूशन से भरा दिल, मेरे उस हिस्से का दरवाजा बन जाता है। आपका दर्द मेरा दर्द है, ये हमारा दर्द है, ये दुनिया का दर्द है, ये आपका या मेरा भी नहीं है, ये बस दर्द है। और वो दर्द आपके अंदर उसे दूर करने की कोशिश को जगाता है। अगर आप खुद को सभी जीवों से जुदा हुआ मानते हैं और शरीर का आधा हिस्सा आग में जल रहा हो, तो आप उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ही। और हम में से ज्यादातर लोग अपनी अवेयरनेस के उस हिस्से से डरते हैं जो सब चीजों के एक होने से जुदा है, क्योंकि हम दूसरों के दर्द से डरते हैं। हम इस डर से उस कढ़ाई में नहीं कूदना चाहते कि कहीं हम उसी में न डूब जाएं। और मेरे पास आजमाने के लिए आपके लिए एक और बैलेंस है। जब आप पोलैरिटीज, दो अलग अलग छोर को संभालने के लिए अपने खिंचाव को बढ़ाते और साधते हैं, इस बात को आजमा कर देखिए कि सफरिंग बहुत बुरी चीज है और सफरिंग बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ देर इस ख्याल को पहनकर देखिए और महसूस कीजिए कि यह कैसा लगता है। इस ब्रह्मांड के नियम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। क्या आपने कभी गौर नहीं किया, जब आप नहीं भी देख रहे होते तब भी फिजिक्स काम कर रही होती है, साइकोलॉजी काम कर रही होती है, नियम अपना काम कर रहे होते हैं। एनर्जी के पैटर्न्स, ग्रह घूम रहे हैं, सब कुछ पूरी तरह से नियमों के हिसाब से चल रहा है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ग्रह ही नियमों से चलते हैं? आपको नहीं लगता। आप खुद एक चल रही घटना है। आप नियमों से चल रहे एक फिनोमेना है। आपको लगता है कि आप समबड़ी हैं और अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, लेकिन वो भी उसी नियम का हिस्सा है। आपके पास आजादी से फैसले लेने का कोई हक क्यों नहीं है? खुद को धोखा मत दीजिए। आपका सिर्फ एक ही हिस्सा आजाद है और वो है आपकी अवेयरनेस। और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को क्या समझते हैं। वो आजाद नहीं है, वो इस बात में कैद है कि वो खुद को क्या समझती है। अगर आप एनर्जी के पैटर्न्स को देखें तो आपको कानून, लॉ दिखाई देता है। और जब आप उस कानून को देखते हैं तो आप हैरत में पड़ड़ी जो छुट जाते हैं। वो इंसानों का बनाया कानून नहीं जिसका इस वक्त रिपब्लिकन झुकाव है, बल्कि मैं उस कानून की बात कर रहा हूं जैसे ताओ, या चीजों का असली स्वभाव, या सनातन नियम, या ऐसा ही कुछ, या प्रकृति के नियम। और आप उसे देखते हैं और वो कितना परफेक्ट है। ये सच में बहुत ही परफेक्ट है। मेरा मतलब है, बस एक पेडीडीएच को ही देख लीजिए, एक सूखे पेडीडीएच को भी। बस मेरे हाथ को ही देख लीजिए। बस देखिए देखिए देखिए, ये सब मेरा मतलब है, ये छत टिकी हुई है। आपके दिल की छोटी छोटी मांसपेशियां धड़ छक रही हैं। वो तब भी ये कर रही थीं जब आप ध्यान भी नहीं दे रहे थे। और अगर वो एक बार भी ऐसा करना भूल जाए तो नई जगह, नई फिल्म शुरू। ये बस पलक झपकते ही हो रहा है। क्या ये कमाल की बात नहीं है? आप इसे देखकर सिर्फ हैरत में ही पड़े डच सकते हैं। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ये हैरत कहां जाकर खत्म होनी चाहिए? जैसे मेरे पास एक बिल्ली है और वो बिल्ली मुझसे प्यार करती है, और वो बिल्ली खाने के लिए छिपकलियां पकड़ डीडे चलाती है, और बिल्ली के मुंह में छिपकली की पूंछ फड़ा रही होती है। अब क्या मुझे उस बिल्ली से नफरत करनी चाहिए? क्या मुझे छिपकली को बिल्ली से बचाना चाहिए? बिल्ली के स्वभाव में क्या है? छिपकली के स्वभाव में क्या है? मुझे कैसे पता कि बिल्ली वेजिटेरियन नहीं है? मेरा मतलब है, मैं उसे व्हीट ग्रास खिलाने की कोशिश कर सकता हूं, पर वो बस म्याऊं करती है। वो इसे नहीं मानती। वो नकली चिकन जैसी चीज खा लेगी और फिर भी बाहर जाकर एक छिपकली पकड़ दिए चलाएगी। मेरा मतलब है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं बदल सकूं, समझे? इसीलिए मैं इंसानों के तौर तरीकों को देखता हूं। मैं बुद्ध की उस बात को देखता हूं जब उन्होंने कहा था कि जो लोग इस तल, प्लेन पर जन्म लेते हैं, जो कि वैसे बस एक और तल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक और प्लेन है। उन्होंने कहा था कि उनमें 5 रुकावटें, हिंड्रेंसेस होती हैं, जो उनके उस कार्मा का हिस्सा हैं जिसकी वजह से उन्होंने जन्म लिया है।
उनमें वासना और लालच होता है, ये एक है। जरा सोचिए, ये तो सिर्फ एक है। नफरत और बुरी नीयत, ये दो हैं। बेचैनी, तीन। आलस और सुस्ती, ये चार है। ये वाला मजेदार है। और एशक्यू, डाउट, पांच। और यही हमारा प्रोफाइल है। आप और मैं यही हैं। हम सब में बस इनकी मात्रा अलग अलग होती है। हम में से कुछ में बेचैनी बहुत ज्यादा है, कुछ में सुस्ती, ये बस ऐसा ही है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ एक एक पर्सनालिटी टेस्ट की तरह है, बुधा टेस्ट। और इसके अंदर सिर्फ इसीलिए कि इस दुनिया में ऐसे ही लोग हैं जिसे शायद चौथी क्लास जैसा कुछ माना जा सकता है। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि इस पूरे सिस्टम में ये कौन सी जगह है। शायद ये प्री स्कूल हो सकता है। मेरा मतलब है, मैं तो बस यही उम्मीद करता हूं कि ये ग्रेजुएट स्कूल ना हो। बस उम्मीद है कि ये ग्रेजुएट स्कूल ना हो। पर ये जगह जो भी हो, यहां दुख, दर्द, सफरिंग है। और यही बुद्ध का पहला नोबल ट्रूथ, आर्य सत्य था। क्या ये कमाल की बात नहीं है कि जब उन्हें ज्ञान मिला तो उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? और एक आवाज ने कहा, वैसे बुद्धिज्म में आवाजें आना थोड़ा अजीब है, पर एक आवाज ने कहा, जाओ लोगों को जाकर बताओ। और उन्हें याद आया कि 5 और योगी थे जो डियर पार्क में उनके साथ बहुत योग कर रहे थे। और उन्होंने बुद्ध को इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि बुद्ध ने खुद को तपाना और भूखा रहना छोड़ दिया था। तो वो उनसे मिलने वापस डियर पार्क गए। और जब वो डियर पार्क पहुंचे तो उन सब ने कहा, लो, गौतम आ रहा है, उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा योगी नहीं है। पर जब वो पास आए तो उनसे एक रोशनी फूट रही थी, समझे? और इसे देखकर वो योगी बहुत बेचैन हो गए। और उन्होंने एक तरह से पूछा, तुमसे ये रोशनी क्यों निकल रही है? और बुद्ध ने कहा, क्योंकि मुझे ज्ञान मिल गया है। और वो बोले, सच में? बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। और तब उन्होंने डियर पार्क में अपना पहला उपदेश दिया। और सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई, उसे 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 आर्य सत्य कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहला सत्य था कि दुहक दर्द है। क्या यह कोई हैरान करने वाला सच है? उन्होंने कहा, दुहक दर्द है। जन्म का दुहंग, मौत का दुहंग, बुढ़ापे का दुहंग, बीमारी का दुहंग, जो चाहिए वो न मिलने का दुहंग, और जो नहीं चाहिए वो मिल जाने का दुहंग। और बाद में आनंद के साथ अपनी बातचीत में जहां उन्होंने उससे बात की, उन्होंने ये भी बताया कि जो चीज आप चाहते हैं उसके मिलने पर भी आपको दुख होता है, क्योंकि वो वक्त के दायरे में है और आखिरकार आप उसे खो ही देंगे। मेरा मतलब है, वो नई कार अभी से एक कबाड्डे है। ये उस जैन भिक्षु की तरह है जिसके पास एक बहुत खूबसूरत प्याला है। और उसके एक भक्त ने कहा, क्या आपको इस बात की फिक्र नहीं होती कि ये इतना खूबसूरत क्रिस्टल है? उसने जवाब दिया, मेरे दिमाग में ये पहले से ही टूट चुका है। अब बुद्ध ने अपने अगले 3 नोबल ट्रूथ्स में जो बताया, वो ये था कि आखिर दुख दर्द क्यों है। और वो बहुत ही गहरी बात थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि दुख की असल वजह यह है कि दिमाग पसंद और नापसंद के साथ चीजों से चिपका रहता है, क्लिंग करता है। ये उनका दूसरा सच था। मेरा मतलब है, अगर आप मर रहे हैं तो आप सिर्फ तब दुखी होंगे जब आप जिंदगी से चिपके रहना चाहेंगे। वरना आप सिर्फ एक घटती हुई घटना में हैं, कुछ हो रहा है, आप बस एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हाय मैं मर रहा हूं, न कि हे भगवान मैं मर रहा हूं। और उनका तीसरा नोबल ट्रूथ था कि अगर आप दिमाग की इस चिपचिपाहट को तोड़ डीएच दें तो आप अपने दुख दर्द को खत्म कर सकते हैं। और फिर उनका चौथा सच है, बुद्धा का असल रास्ता, वो 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, जिसमें वो बताते हैं कि आपको ये सब कैसे करना चाहिए। ये जो चिपके रहने की आदत है, ये जो सबसे गहरी पकड़ है, वो आपकी समबडीनेस, कुछ खास होने के एहसास से चिपके रहना है। समबड़ी होने से चिपके रहना। सवाल यह है कि क्या आप बिना किसी चीज से चिपके अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने अनोखेपन का सम्मान कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या अपने ख्यालों के साथ कोई ऐसा रिश्ता बनाया जा सकता है जहां आप खुद को उनसे जुड़ कर न देखें? मैं बातों में बहुत आगे कूद रहा हूं, पर मुझे उम्मीद है कि मैं आप पर बहुत ज्यादा जोर नहीं डाल रहा हूं।
अब तक सब बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। और जिस अवेयरनेस के साथ आप और मैं अभी प्रयोग कर रहे थे, बात यह है कि जब आप बार बार अवेयरनेस में वापस आते हैं, तो आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां अवेयरनेस ख्यालों को उठते, ठहरते और गुजरते हुए देखती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नदी के किनारे खड्डे होकर ख्यालों को बहते हुए देख रहे हों। यहां तक कि वो ख्याल भी कि आपका कोई वजूद है। मेरा मतलब है, मैं बाकी जो कुछ भी हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इडियट या साइकोटिक पागल इंसान हूं। कुछ साल पहले मैंने करीब 2 महीने बर्मा के एक आश्रम, एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन मॉनेस्ट्री के एक कमरे में बैठकर गुजारे थे। सुबह 2:08 बजे से रात 10 बजे तक एक कमरे में बैठकर बस अपने पेट में सांस के उठने और गिरने पर ध्यान लगाना। और फिर हर बार जब मैं 1 घंटे के आखिर में थक जाता, तो मैं उठ खड़हा होता और कमरे में ही अपने कदमों पर ध्यान देते हुए टहलता। उठना, बढ़ना, रखना, उठना, बढ़ना, रखना। फिर मैं खत्म करता और वापस बैठ जाता और फिर से महसूस करता, उठना, गिरना, उठना, गिरना। अब मैं पहले जो इंसान हुआ करता था, उसके हिसाब से तो ये मुझे पागल खाने भेजने का सॉलिड कारण होता। मेरा मतलब है, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? मेरे पास स्टैनफोर्ड से पीएचडी है और मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर था, और मैं 2 महीने तक एक कमरे में बैठकर सिर्फ अपने पेट के मसल को ऊपर नीचे होते देख रहा हूं। पागल खानों के पिछले वार्ड्स में बार बार एक ही हरकत करने वाले लोगों को इसी तरह बताया जाता है। मुझे याद है, एक बार मेरे पिता अंदर आए थे। हमारे पास एक बहुत बड़ा फार्म था और 60s के दशक में बहुत सारे हिपीज हर वीकेंड उस फार्म पर आते थे, करीब 200 के आसपास। और एक बार हम बाण में थे और हम हरे कृष्ण गा रहे थे, और वो बहुत शानदार था और हर कोई बहुत ऊंचे नशे में और मजे में था। मेरे पिता अंदर आए और उन्होंने कहा, धुन तो बहुत अच्छी है, पर तुम इसे बार बार गाए जा रहे हो। क्या कोई और क्या तुम्हारे पास कोई और धुन नहीं है? और जब मैं अपनी सांस को देखता हुआ बैठा, क्योंकि सांस जो बन जाती है वो कुछ भी हो सकती थी। वो मोमबत्ती की लौ हो सकती थी, या मेरी तीसरी आंख, या एक पत्थर, या कुछ भी। मैंने बस कोई एक चीज चुन ली, या मैंने एक ऐसी परंपरा से कुछ चुना जिसने हर चीज में से कहा कि ये काम करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैंने एक ऐसी चीज चुनी जो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस, ध्यान लगाने का मुख्य केंद्र बन सके, ताकि मैं उसके साथ बाकी सभी ख्यालों को भी देख सकूं। तो मेरा कमिटमेंट सिर्फ यही था कि तुम्हें बस अपनी सांस को देखना है। यही गुरु है। आप गुरु के पास जाते हैं, वो कहते हैं, बस सांस का उठना और गिरना देखो, मसल का उठना और गिरना, सीधा महसूस करो कि क्या हो रहा है। और दिन में एक बार आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं। मैंने शायद ये कहानी पहले बताई हो, पर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अंदर जाकर झुककर प्रणाम करते हैं, और सायदाव जो गुरु हैं कहते हैं, हाँ। और आप कहते हैं, मैं मेडिटेशन कर रहा था, अपनी सांसों का ध्यान कर रहा था, मसल का ऊपर नीचे होना और सांस का उठना। और फिर आप उस उठान की खूबियों को बताते हैं। वो शायद किसी चीज पर चढ़ती हुई चींटियों जैसा हो सकता है, कौन जाने। हर दिन ये अलग होता है। एक ठहराव, शायद टायर से हवा निकलने जैसा, या कौन जाने वो कैसा है, या बहती हुई नदी जैसा, या कुछ और। और फिर आप अपना कोई भी यूनिक एक्सपीरियंस, अनोखा अनुभव बताते हैं। तो आप कहते हैं, कल शाम जब मैं ध्यान कर रहा था, तो मुझे एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी। मेरा मतलब है, जब आप बिना किसी किताब, बिना टीवी और किसी से बात किए, बिना अकेले एक कमरे में बैठे हों, और फिर मुझे एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी। अब हुआ क्या था कि जरा देखो, मैं तुम्हें टेक्निकली बताता हूं कि क्या हुआ। उस चिड़िया की आवाज सुनने के लिए मेरी अवेयरनेस मेरी सांस को छोड़कर मेरे कान से बाहर गई, ताकि उस चिड़िया को सुन सके। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई चीज इतनी गहराई से परख रहे होते हैं कि कोई कमरे में आ भी जाए तो आपको पता तक नहीं चलता, क्योंकि आपकी अवेयरनेस आपकी आंखों से बाहर जा रही होती है, आपके कानों से नहीं। आपके कानों की नली काम कर रही होती है। सब कुछ हो रहा होता है, वाइब्रेशंस अंदर जा रहे होते हैं।
वो आपके दिमाग तक पहुंच रहे होते हैं, पर अंदर कोई है ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। एक चिद्धिया की आवाज। तो मैंने कहा, मैंने चिद्धिया की आवाज पर ध्यान दिया, मैंने उसे सुनने के रूप में नोट किया। दूसरे शब्दों में मैंने ये नोट किया कि मेरी अवेयरनेस सुनने पर चली गई थी, और फिर मैं अपनी अवेयरनेस वापस अपनी सांस पर ले आया। और गुरु ने मुझसे कहा, क्या तुमने उस चिद्धिया की आवाज सांस लेते वक्त सुनी या सांस छोड़ते वक्त? मैंने ध्यान नहीं दिया। प्लीज बहुत सटीक, प्रिसाइज रहिए, उन्होंने कहा। और जब मुझे जाने की इजाजत मिली और मैं कमरे से निकल रहा था, तो वो बोले, वैसे क्या आज सुबह आपकी नींद सांस लेते वक्त खुली या सांस छोड़ते वक्त? और जब आप दीवारों पर सिर मारना और सोच सोच कर बिल्कुल पागल होना खत्म कर लेते हैं, मेरा मतलब है, मैं तो 7-7 घंटे तक सेक्सुअल फैंटेसीज में डूबा रह सकता था, और हमेशा ऐसा ही लगता था कि मैं अपनी सांसों पर ध्यान दे रहा हूं, और फिर बीच बीच में मैं सोचता, मुझे तो अपनी सांस पर ध्यान देना है, छोड़ो यार, और मैं वापस अपनी फैंटेसी में लौट जाता। मेरा मतलब है, आप 2 महीने के लिए एक कमरे में बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन आखिरकार मेरा मतलब है, ये दिमाग रहस्यमयी किताबों में दिमाग को जिस तरह बताया गया है कि वो एक जंगली बंदर की तरह है, या किसी बहुत ही जंगली चीज की तरह जो बस बेचैन रहती है और हर वक्त चलती रहती है। और ये ऐसा है कि आप सुबह उठते हैं और ये बस शुरू हो जाता है, यू नो ओह अलार्म, मुझे कॉफी की महक आ रही है, मुझे टॉयलेट जाना है, ओह बिस्तर कितना गर्म है, मैं क्या सपना देख रहा था, ओह मुझे कपड़े धोने हैं, ओह शिट, ओह मैं अभी भी सो रहा हूं, ओह मेरी पसली में ये दर्द कैसा है, ओह क्या मेरे पास साफ मोजे हैं, हे भगवान, देखते हैं मैं नाश्ते में क्या खाने वाला हूं, भगवान मुझे उठ ही जाना चाहिए, मैं 10 मिनट और रुक सकता हूं, बिस्तर के उस कोने में बड्ढी गर्माहट है। और ये शुरू हो जाता है और पूरा दिन चलता रहता है। मेरा मतलब है पूरा दिन और पूरी रात। और फिर आप थक हार कर बिस्तर पर गिर पड़ जाते हैं, और पूरा दिन आप बस सोचने में लगे रहे हैं। और हर ख्याल ऐसे आता है जैसे कह रहा हो, मुझे सोचो, मुझे सोचो, मुझे सोचो, मुझे सोचो, मुझे सोचो, मैं सच हूं, मुझे सोचो। ये ख्यालों के साथ अपनी पहचान जुटाने का एक नशे जैसा माहौल है। तो आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, रामकृष्ण या विवेकानंद, दोनों में से किसी एक ने इसे एक घोड़ा गाड़ी के रूप में समझाया था, जिसमें गादीवान सबसे ऊपर बैठकर घोड़ों को हाँक रहा होता है, और गादीवान को लगता है कि वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उन सभी सालों में किसी ने यह देखने की जहमत ही नहीं उठाई कि गाड़ी के अंदर भी कोई बैठा है। आखिरकार गादी के अंदर बैठा इंसान अंदर की खिड़की खटखटाता है और कहता है, क्या तुम रुकोगे? गादीवान कहता है, तुम होते कौन हो मुझे रुकने के लिए कहने वाले? कोजीटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मैं सोचता हूं और मेरा वजूद है। और अंदर बैठा इंसान, जो कि अवेयरनेस है, कहता है, देखो, तुम सिर्फ एक ख्याल हो, शांत हो जाओ, तुम मेरे लिए काम करते हो, तुम्हारे लिए काम करता हूं, ये मेरा घोड़ा है, मेरी गाड़ी है। नहीं, मुझे तुम्हें ये बताते हुए दुख हो रहा है, पर अब तुम पर किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने कब्जा कर लिया है। तो आप शांति से बैठते हैं, और किसी मुद्दे पर आकर अगर आप खुद को थोड़ा डिसिप्लिन में रखें, तो दिमाग आपकी अवेयरनेस पर से अपना कंट्रोल छोड़ने लगता है, और आपकी अवेयरनेस पीछे हटने लगती है, और बस अपने आप में टिकने लगती है। और वो बस वहां बैठी है, और ख्याल आ रहे हैं और जा रहे हैं, उठ रहे हैं, रह रहे हैं और गिर रहे हैं, और आप बस यही हैं। और तब आपको एहसास होता है कि आप रियलिटी के एक से ज्यादा लेवल्स पर मौजूद हैं। आप सोचने वाले इंसान भी हैं, और आप न सोचने वाले इंसान भी हैं। आप बस एक मौजूद बीइंग इंसान हैं, और आपको एहसास होता है कि आप सोचने में इतने बिजी थे कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आप बस हैं। सोचने का ताल्लुक फ्यूचर और पास्ट से है, यहां और वहां, और उन सारी चीजों, वक्त और स्पेस और सेंसेस, इंद्रियों से है।
और फिर जब आप सांस वाला काम कर रहे होते हैं तो एकाग्रता, कंसंट्रेशन इतनी बारीक हो जाती है कि आप में एक नेबरहुड कंसंट्रेशन बन जाती है कि आपका दिमाग सांस पर टिका रहता है। और हर बार जब आप उसे वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, वो वापस सांस पर चला जाता है। अब सांस भी तो एक ख्याल ही है। आपको एहसास होता है कि आपने बाकी सभी ख्यालों से आजाद होने के लिए बस एक ख्याल का इस्तेमाल किया है। ये ऐसा है जैसे आपके पैर में एक कांटा चुभ जाए और आप पहला कांटा निकालने के लिए एक और कांटा ढूंढ लें। आखिरकार आपको दोनों ही कांटे फेंकने पड़ रहते हैं। ये खेल पूरी जिंदगी अपने पेट के मसल का ध्यान रखने के लिए नहीं है। जैसे ये खेल एक अच्छा मेडिटेटर बनने के लिए नहीं है। ये खेल आजाद होने के लिए है। और सिर्फ एक ही चीज है जो आजाद है, और वो है अवेयरनेस। और अवेयरनेस दुख दर्द को देखती है और वो इसे खुल रही घटनाओं, फिनोमिना का ही एक हिस्सा मानती है। और अवेयरनेस की उस जगह से आपको नियम, लॉज खुलते हुए कितने परफेक्ट लगते हैं, जिनमें दुख दर्द भी शामिल है। और उस जगह से जो आप देखते हैं, आपको ये भी दिखता है कि आपके उस संबड़ी वाले हिस्से के अंदर एक इंसानी जज्बातों से भरा दिल है जो दूसरों के दर्द को देखकर टूट रहा है। और आपका इंसानी जज्बाती दिल कहता है कि दर्द बहुत बुरी चीज है, और आपकी अवेयरनेस कहती है कि यह बिल्कुल परफेक्ट है। और उन दोनों में से किसी एक से जुड़ जाना और दूसरे को नकारना खुद से झूठ बोलना है, और दुनिया को जैसी वो है वैसी ही देखने के लिए, और ये कहने के लिए कि ये परफेक्ट है और ये बहुत खराब भी है। बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। और लोग, जब आप कहते हैं कि ये परफेक्ट है, तो लोग कहते हैं, परफेक्ट? तुम्हारा क्या मतलब है कि ये परफेक्ट है? और फिर कुछ ऐसे परफेक्ट लोग होते हैं जिनसे आप कहते हैं कि ये बहुत खराब है, तो वो कहते हैं, ओह तुम्हारे अंदर बहुत अटैचमेंट्स हैं। ये खिंचाव, टेंशन, ये सारी उलझने इंसान होने का यही मतलब है। इसका मतलब है अवेयर होना और साथ ही सोचने वाला इंसान होना। इसका मतलब है सबसे अलग होना और एक होना भी। इसका मतलब है दिल और दिमाग के बीच के उस खिंचाव को संभालना जहां दिल की कोई सीमाएं नहीं है, और दिमाग उस अलग वजूद, सेपरेट एंटिटी को बचाने के लिए सीमाएं बनाता है, क्योंकि वो अलग वजूद भी उसी परफेक्शन का एक हिस्सा है। आपका अलग होना कोई गलती नहीं है। मैं पहले सोचा करता था कि मैं एक सन्यासी हूं, क्योंकि मुझे सच में लगता था कि यह जन्म लेना एक गलती थी। किसी ने कुछ गड्ढबड कर दी। मैं इन सारे डाकुओं और गुंडों के बीच क्या कर रहा हूं? यू नो, मैं इन सब के लिए बहुत ऊंचा इंसान हूं, और मुझे सालों लग गए। इस 61 में जब मैंने पहली बार यह समझा कि मैं वो नहीं हूं जो मैं खुद को समझता था, उसके बाद 70s के दशक के बीच में जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं इस भौतिक दुनिया, फिजिकल प्लेन को दूर धकेल कर आजाद नहीं हो सकता। वो ऊंचे नशे में रहना असल खेल नहीं था। खेल आजाद होने का था, हाई होने का नहीं। मुझे पता था कि हाई कैसे होते हैं। मुझे पता था कि उस अवेयरनेस में कैसे जाते हैं। मुझे पता था कि उस एकता वाले स्पेस में कैसे जाते हैं। ये ऐसा था जैसे हम सब एक हैं। लेकिन फिर आप वापस नीचे आते हैं और आप कहते हैं, लेकिन ये तो मेरा टेलीविजन सेट है, और आप उसी के साथ जीते हैं। ये दोनों चीजें आप इसके साथ कैसे गुजारा करते हैं? आप ये कैसे करते हैं? इसलिए सूफी कहते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखो, पर अपना ऊंट बांध कर रखो। तो अब आप समझे, अगर आप बुद्ध के 4 नोबल ट्रूथ्स सुनते हैं और आप दुख के स्वभाव को समझते हैं, तो जब आप दुखी होते हैं तो आप कह सकते हैं, दिमाग का ये चिपचिपापन, मैं मेडिटेट करूंगा। और आप खुद को तब तक मेडिटेट करवाएंगे जब तक आप ये ना देख लें कि दर्द एक चीज है और दुख, सफरिंग कोई दूसरी चीज है। दर्द शरीर को मिलने वाला एक मजबूत झटका है, पर आप उससे दुखी होते हैं या नहीं, ये एक अलग बात है। आप खुद ही देखिए, आप थके हारे घर लौटते हैं और वो थकान सच में होती है, और फिर कोई ऐसा इंसान आपसे बात करता है जिससे आप प्यार करते हैं, और अचानक वो थकान गायब हो जाती है। आप बदल जाते हैं। आप कॉन्शियसनेस के तल बदल देते हैं।
मैं रहा हूं, मैं मरने वाले लोगों के साथ बहुत काम करता हूं। मेरा मतलब है, मैं उन्हें पकड़ दे बेचता हूं, और जब वो मर रहे होते हैं तो मैं उनके साथ होता हूं। और अक्सर हम दोनों एक साथ इतनी दूर निकल जाते हैं कि कमरे में कोई मर ही नहीं रहा होता, या हम दोनों मर रहे होते हैं, या शरीर मर रहे होते हैं, पर हम बस यहीं मौजूद होते हैं। तुम यहीं हो। आज तुम क्या कर रहे हो? तुम मर रहे हो? क्या बात है? मैं भी मर रहा हूं। बस मैं दिन भर यही काम करने में बिजी नहीं हूं। शायद आप 1 घंटे में 10 मिनट के लिए मर सकें। क्या पूरे दिन मरते रहना बोरिंग नहीं है? हे भगवान, मैं मर रहा हूं। तुमने यही बात 1 मिनट पहले कही थी। मैं अभी भी मर रहा हूं। हम सब अभी भी मर रहे हैं। क्या आपने ध्यान दिया? मेरा मतलब है, हे भगवान, ये मुझे क्या बता रहा है, समझे? और आप देखिए, जैसे अगर मैं इसीलिए दुखी हूं क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को एक जवान इंसान मानने की जिद पकड़े हुए हूं। मेरा मतलब है, जब आप और नहीं चल सकते और आप बहरे और अंधे हो जाते हैं, तो वो मेडिटेशन करने का एक बहुत अच्छा वक्त होता है, समझे? देखिए, आप इसे ऐसे ले सकते हैं, और सवाल ये है कि क्या उम्र का बढ़ना बस आपको कुछ ऐसा बता रहा है जिसे आप सुनना नहीं चाहते क्योंकि आप अभी भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं? बूढ़ा होना कोई गलती नहीं है। ये बहुत कमाल की बात है। जैसे पत्थरजदैज कोई गलती है। तुमने लोगों को बूढ़ा करके सच में बहुत बड्डी गड्ढबद्दा कर दी। शायद मैं सारी चीजें चला रहा था, और फिर तुम देखोगे कि तुम हो, और देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हें खुद नहीं पता कि लोग बूढ़े क्यों होते हैं, और तुम अभी से इसे बुरा भला कहने में लग गए हो। तो क्या आप देखते हैं कि आप कितनी अजीब सी हालत में हैं कि जब आप किसी और को दुखी देखते हैं तो उनका दुख उनके लिए सच होता है, जबकि आपका अपना दुख आपके लिए सिर्फ कुछ हद तक ही सच होता है। और आप देख सकते हैं कि आप अपने खुद के दुख पर काम कर सकते हैं, पर आप किसी और के पास जाकर ये नहीं कहते, लो, अब इस पर काम करो। कोई आता है और कहता है, मैं भूख से मर रहा हूं। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा योग होगा। और आप पाते हैं कि आप उस उलझन के साथ जी रहे हैं, कि आप उस लेवल को जानते हैं जहां, क्योंकि मुझे शुरुआत में एक बात कहनी पड़ेगी कि ये जो अजीब सी लाइन है, दुख ईश्वर की कृपा है। आप इतने ऊंचे उठ सकते हैं कि आप देख सकें कि दुख असल में आपको किस बात के लिए जगा रहा है, कि आपका दिमाग कहाँ चिपका हुआ है। क्या आप आजाद होना चाहते हैं? अच्छा, अगर आप आजाद होना चाहते हैं, तो जब आप दुखी होंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आप कहाँ जकड़े हुए हैं। और अगर आप उस दुख की जड़ तक जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ चिपके हैं, और आप उसे छोड़ सकते हैं। और फिर आपको सिर्फ दर्द या किसी चीज को खोने का एहसास होगा, या जो भी हो। हाँ, बिल्कुल, और वो भयानक भी होगा, और खूबसूरत भी होगा, और वो सब कुछ होगा। वो इस सब की पिद्धा और परमानंद दोनों होगा। आपके खुद के लिए ये मुमकिन है कि आप एक ऐसे आजाद इंसान बन जाएं जो यूनिवर्स को वैसा ही देखे जैसा वो है, और इसीलिए आपके काम उस चीज की झलक बन जाए जो, मैं क्या कहूं, चीजों को बैलेंस या तालमेल में लाती है। आपके काम वो होंगे जो बैलेंस लाएंगे। हाँ, ये उलझन, पैराडॉक्स, बस ये पक्का करने के लिए कि आपको ये बात साफ हो गई है, क्योंकि मैं इसे समझने के लिए अब हर वक्त इसके साथ काम कर रहा हूं कि मैं दूसरों का दुख कम करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं, वो करता हूं। अगर आप कहते हैं कि आपका दर्द आपके लिए दुख, सफरिंग है, तो मैं आपके दर्द को दूर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसा करते वक्त मैं शायद एक काम ये करूं कि मैं अपने दिमाग से एक ऐसी जगह पर रहूं जहां वो सिर्फ दर्द हो, दुख नहीं। और मैं आपके दिमाग के लिए एक ऐसा माहौल बन सकता हूं जहां, अगर आप तैयार हों, तो आप भी दुख से आजाद हो सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं दुख से आजाद हो रहा हूं। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब कोई भूखा हो और आप उसे खाना दें, तो इसे करने के कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच दूरियां बढ़ा देते हैं, और कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो लोगों को प्यार में एक साथ ले आते हैं।
अगर आप देने वाले बनने में बिजी हैं, तो आपका दिमाग सामने वाले को लेने वाले के एहसास में फंसने पर मजबूर कर देता है, जब तक कि वो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ इंसान न हो। अगर आप देने वाले के भाव में नहीं फंसे हैं, भले ही आप दे रहे हों, तो आप एक ऐसे माहौल में होते हैं जहां उसे लेने वाले के भाव में फंसने की जरूरत नहीं होती, भले ही वो कुछ ले रहा हो। क्या आप समबड़ी और नोबड़ी के नजरिए से इसे सुन पा रहे हैं? मैं जोर डालता हूं, मुझे लगता है कि मैं सबकी नसें खींच रहा हूं, पर भाड़ में जाए, आप उठकर बाहर भी तो जा सकते हैं। आप आपने क्या कहा? क्या ये स्पिरिचुअल हीलिंग है? हाँ, वो स्पिरिचुअल हीलिंग है। वही हीलिंग है कि आप जब गांधी जी से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि वो अपने लोगों के लिए क्या पैगाम ले जाए, तो उन्होंने एक पेपर बैग पर लिखा, क्योंकि ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी, और उन्होंने उसे बाहर थमा दिया। उसमें लिखा था, मेरी जिंदगी ही मेरा पैगाम है। और ये बात आपके लिए भी सच है, और मेरे लिए भी, कि अगर आप, जैसे जब मैं मरने वाले लोगों के साथ काम करता हूं, तो जो चीज दांव पर लगी होती है, वो मौत को लेकर मेरा अपना डर है या मेरा न डरना है। मैं यही तो उन्हें दे रहा हूं। कितनी नर्सेज और डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मौत से बुरी तरह डरे हुए हैं, और उन्होंने कभी अपने अंदर इस डर को झांक कर नहीं देखा, और वो बस ये कहने में बिजी रहते हैं, डरो मत, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वो टाइफॉइड मैरी की तरह हैं। वो जो कुछ भी कह रहे होते हैं, उसी वक्त वो अपना डर भी दूसरों में फैला रहे होते हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में होता है, उनकी आवाज में होता है, हर चीज में होता है। मैं आपके साथ एक बिल्कुल अजीब और सच बात शेयर करूंगा, जिससे मैं अभी अभी गुजरा हूं। मैं एड्स से पीड़ित एक औरत की मौत में उसकी मदद कर रहा था। वो 42 साल की थी। वो एक बहुत ही शानदार, खूबसूरत और दूसरों की परवाह करने वाली औरत थी, जो सेवा के कई अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कामों से जुड़ी हुई थी। वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करती थी। मुझे लगता है कहीं कोस्टा रिका में, और हफ्ते के आखिर में उसने किसी के साथ संबंध बनाए जो एक डॉक्टर था, और फिर वो आदमी एड्स से मर गया, और फिर वो खुद भी एड्स से मर रही थी। और वो मेरे पास आई और उसने कहा, रामदास, उसने मुझे फोन करके कहा, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ? बोली, मैं तुमसे मिलने इसलिए आई हूं क्योंकि मेरी हालत खराब हो रही है। मेरा ब्लड काउंट गिर रहा है, मुझे ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, और शायद मैं अब इसी से मर जाऊंगी, और मैं अपनी कॉन्शियसनेस पर काम करना चाहती हूँ। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तो हमने काम करना शुरू किया, और ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। वो इतनी अच्छी स्टूडेंट थी कि बहुत जल्दी वो बस हवा में तैरने लगी थी। मेरा मतलब है, वो आती थी और आप अंदर जाते थे, और वो अस्पताल में होती थी, और वो बिल्कुल ऐसी दिखती थी जैसे किसी भी पल उसके प्राण निकल जाएंगे, और वो मुझे देखकर आंख मारती थी। मेरा मतलब है, वो इतनी हल्की और इतनी मौजूद, प्रेजेंट, और इतनी साफ थी, और अपने जज्बातों से भरी हुई थी, और उन जज्बातों का सम्मान कर रही थी, और उसमें बहुत सारा रोना धोना, उदासी, खुशी और आखिरी विदाई कहना, और ये सारी चीजें शामिल थीं। और उसने और मैंने एक साथ मौजूदगी का एक ऐसा रिश्ता बना लिया था, जहां हम बस यहीं एक साथ मौजूद थे। और इसका एक पहलू ये था कि किसी इंसान की मौत और अलग होने के इस नाटक के पीछे जाकर एक साझा अवेयरनेस में उससे मिलने का मतलब है कि आप उस दूसरे इंसान के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपको उससे प्यार हो जाता है। और ये बहुत ही दिलचस्प होता है जब आप मरने वाले लोगों के साथ काम कर रहे हों, कि आप बार बार मरने वाले लोगों के प्यार में पड्डी डियचते रहें, क्योंकि इससे आपको ये देखने का मौका मिलता है कि आपके अटैचमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, और क्या आप बिना किसी को जगधे उससे प्यार कर सकते हैं। क्या आप किसी के इस रूप बदलने वाले सफर में उसे प्यार कर सकते हैं, और उसे बदलने दे सकते हैं, बिना उस रूप से चिपके जो आपको प्यारा लगा था? क्या प्यार उससे भी कहीं गहरा है? और यही काम मैं खुद के साथ कर रहा हूं। तो उसने और मैंने ये तय किया था कि हम उसकी मौत तक उसे, जहां तक मुमकिन हो, पूरे होश में रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसने
डॉक्टर ने और मैंने मिलकर उसका मॉर्फिन ड्रिप और कितनी मॉर्फिन देनी है और ये सारी चीजें प्लान की ताकि वो पूरे होश में रह सके। और अस्पताल में ये सब कुछ हफ्तों तक चलता रहा। और आखिरकार एक दिन मैं अंदर आया और वो हुआ ये था कि उसकी एक नस आर्टरी से होते हुए उसके फेफड़े तक एक नली कैथेटर डाली गई थी और वहां कैंडिडा पैदा हो गया था। और उस नली के सिरे पर खून का एक थक्का जम गया था जो टूटकर दिल में जाने वाली नस में चला गया था। और वो खांस रही थी और वो खांसना और दम घुटना, खांसना और दम घुटना, खांसना और दम घुटना रोक ही नहीं पा रही थी। और ये लगातार चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। और मैं घंटों उसके पास बैठा उसे खांसते और दम घुटते हुए देखता रहा। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें बस पूरी तरह से होश में थीं, भले ही वो खांस रही थी और उसका दम घुट रहा था। और डॉक्टर अंदर आया और बोला, मैं इसे कुछ ऐसा दे सकता हूं जिससे इसका ये खांसना और दम घुटना बंद हो जाएगा। ये उसे बेहोश कर देगा। और मैंने गौर किया कि मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब है, मैं बस ये चाहता हूं कि आप इस पूरी सिचुएशन को सुने कि मैंने उससे कहा था कि मैं उसे पूरे होश में रहने में मदद करूंगा। वो खुद खांसने और दम घुटने की कोई शिकायत नहीं कर रही थी, पर मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था क्योंकि मैं उससे जुड़ चुका था और मैं उसका दर्द खत्म करना चाहता था। और इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने उसे वो दवा दे दी, वो बेहोश हो गई और फिर उसकी मौत हो गई। अब मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं और मैं कोई अच्छा इंसान भी नहीं हूं। मेरा मतलब है, मैं उस लेवल पर नहीं हूं। मैं बस इसे महसूस कर रहा हूं। क्या ये दिलचस्प नहीं है? क्या ये दिलचस्प नहीं है? जैसे जैसे आप और मैं दुख, दर्द, सफरिंग को समझते हैं और हम अपनी अवेयरनेस को पीछे खींच पाते हैं और बस चीजों को वैसी ही देख पाते हैं जैसी वो हैं, और उस खराब स्थिति को देख पाते हैं जिसमें हम खुद को पाते हैं, और ये देख पाते हैं कि वक्त और स्पेस कैसे काम करते हैं। जैसे जैसे आप शांत होते हैं और उस सब की कदर करते हैं, आपके काम भी जूडो की तरह खुद ब खुद उस चीज की झलक बन जाते हैं जो हीलिंग या तालमेल लाने या चीजों को वापस बैलेंस में लाने के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। यही है, आप उसी का एक जरिया बन जाते हैं। गांधी ने कहा था, जब आप खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देते हैं तो आप खुद को पा लेते हैं। और यही वो इकलौता सच है जिसे पाने की ख्वाहिश होनी चाहिए। आप खुद को उन सभी चीजों की सेवा में पाते हैं जो मौजूद हैं। यही आपकी खुशी और आपका मजा बन जाता है। और ये दिलचस्प है क्योंकि जब मैं ग्वाटेमाला में या नेपाल में या एड्स के मरीजों के साथ काम करता हूं या किसी के भी साथ, पागलों के साथ या खुद अपने साथ, उन सब के साथ उस पूरे अनुभव में मैं खुद पर बहुत बड़ी कृपा महसूस करता हूं क्योंकि मेरा वो हिस्सा जो हर चीज के साथ एक है, वही तो हमारे दुख दूर कर रहा है। और मैं ये ग्वाटेमाला या नेपाल के लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा रोल है जो मैं निभा रहा हूं, क्योंकि मैं यही हूं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वाह, ये कितना अच्छा इंसान है। मेरा मतलब है, मैंने अपने पिता के मरने तक उनकी देखभाल की, या मैंने उनकी देखभाल नहीं की, कैन ने उनकी देखभाल की। मैंने बस एक ऐसा माहौल बनाया जहां कैन उनकी देखभाल कर सके और मेरे पिता को सुरक्षित महसूस करा सके। और मैंने ऐसा किया और शुरू में मैंने इसका खूब फायदा उठाया। लोग कहते थे, और तुम कितने अच्छे हो जो अपने पिता की देखभाल कर रहे हो। मैं कहता, हाँ, किसी न किसी को तो करना ही था। और फिर बाद में मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने ये किया, क्योंकि मैंने ये किया, क्योंकि मैंने ये किया। और फिर मुझे सच में एहसास हुआ कि एक परिवार का हिस्सा होना और अपने पिता की देखभाल करना कैसा लगता है। और मुझे लगा कि उन दिनों में अपने पिता के आसपास होना खुदा की मुझ पर कितनी बड़ी रहमत थी। जब आप और मैं साफ आंखों से अपनी मुसीबत को देखते हैं और जो सच है उससे मुंह नहीं मोड़ते, तो हम अपने अंदर एक ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जो बिल्कुल शांत है। और उस शांति से हम इस दुनिया में भी शांति ला सकते हैं।
हम अपने अंदर एक ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जो उस रहस्य की खूबसूरती और हैरत को देखकर बहुत खुश होती है। और जब हम उसमें टिकते हैं तो हम दुनिया में खुशी लाते हैं। हम अपने अंदर एक ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जो दुख, दर्द, सफरिंग से आजाद है। और जब हम वो बन जाते हैं तो हम एक ऐसा माहौल बन जाते हैं जिसमें दूसरे लोग भी, अगर वो तैयार हों, तो सिर्फ वहां मौजूद होने भर से दुख से आजाद हो सकते हैं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने जैसा है। आप सीखते हैं कि नैतिक रूप से, मॉरली, आपको किसी दूसरे इंसान का दुख छीनने का कोई हक नहीं है, जब तक कि वो खुद उससे छुटकारा ना पाना चाहता हो। ये एक दिलचस्प पहलू है। मैं बस 2 मिनट और बात करूंगा और फिर हम, मुझे नहीं पता क्या, कुछ और करेंगे। जो मैं अपने पिछले कुछ सालों में, बल्कि पिछले कई सालों में समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे रामदास क्यों कहा जाता है, जिसका मतलब है ईश्वर का सेवक, जो कि बंदरों के भगवान हनुमान का ही एक नाम है। मैंने अभी अभी रामायण के ये टेप्स बनाए हैं। बहुत ही खूबसूरत महाकाव्य, एपिक पोएट्री, जिसे आप, मुझे लगता है वो अब उपलब्ध हैं, वो बहुत शानदार हैं। ये एक बहुत बहुत महान कहानी है। लेकिन मैं सेवा की परंपरा से आता हूं और इसे ही कर्म योग कहा जाता है। ये सेवा के जरिए उस वननेस, एकता के साथ वापस बैलेंस में आने का रास्ता है। और मैं जिस रास्ते को समझने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त पश्चिम वेस्ट में हमारे लिए ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हम जो करते हैं वो करते हैं, जो हमारा धर्म धर्मायबान है। हम अपना, अगर आप एक माँ हैं तो आप माँ का फर्ज निभाती हैं। अगर आप जो भी करते हैं आप वो करते हैं, लेकिन आप इसे एक अलग नजरिए से करते हैं, बजाय इसके कि आप बस जिंदगी जी रहे हो। आप इसे खुद को जगाने के एक जरिए के तौर पर भी करते हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं कोई एनलाइटेंड इंसान नहीं हूं। मैं अभी भी फंसा हुआ हूं। मेरा दिमाग अभी भी चीजों से चिपकता है। और इस वजह से मुझे एहसास होता है कि हर बार जब मैं किसी का दुख कम करने की कोशिश करता हूं, तो मैं किसी न किसी लेवल पर उनके दुख को बढ़ा ही रहा होता हूं। लेकिन फिर भी मैं लोगों की मदद करने के लिए अपने एनलाइटेंड होने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सीखा है कि वो तरीका काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो शायद कई कई जन्मों बाद जाकर हो। तो मैं जो कर रहा हूं वो ये है कि मैं लोगों का दुख दूर करने का काम खुद पर काम करने की एक प्रैक्टिस के रूप में कर रहा हूं। क्योंकि मैं जितना आजाद होता जाऊंगा, दुख दूर करने का मेरा काम सच में उतना ही दुख दूर करेगा। क्या आपको ये चक्र, सर्कल, समझ आ रहा है? मैं खुद पर काम करने के लिए आपकी मदद करता हूं। मैं आपकी मदद करने के लिए खुद पर काम करता हूं। और हम दोनों की ही मदद हो जाती है। यहां तक कि आखिर में कोई काम करने वाला बचता ही नहीं है। ना कोई देने वाला होता है, ना कोई लेने वाला। बस एक मौजूदगी, प्रेजेंस रह जाती है। और वहां ये ऐसा है जैसे आप अपने बाएं हाथ से कोई चीज अपने दाएं हाथ को देते हैं तो आपका दायां हाथ शुक्रिया नहीं कहता। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, आप अपने मुंह में खाना डालते हैं तो मुंह ये थोड़ी कहता है, चलो बहुत इंतजार कराया तुमने, माफ कीजिएगा। क्या ये सब आपके अगले जन्म में मदद नहीं करेगा? वो सैन फ्रांसिस्को के जॉइंट्स, वो टॉपलेस जॉइंट्स, वगैरह वगैरह। ओह, मुझे उस लेवल पर अभी और भी बहुत से जन्म लेने होंगे। हाँ, ओह हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। आप देखते हैं ना, वो 5 रुकावटें, हिंड्रेंसेस, आपकी आंखों के बिल्कुल सामने ही तो हैं। एक तरह से मैं ये कह रहा हूं कि भले ही कर्म योगा आपका रास्ता हो, ये सब बताता है कि हम खुद पर काम क्यों करते हैं। हम खुद पर काम करते हैं ताकि चीजों को ज्यादा साफ देख सकें, ज्यादा शांति से सुन सकें, अपने दिमाग और दिल के बीच बैलेंस बना सकें, इस दुनिया के ड्रामा में खोए बिना यहां जी सकें, ताकि हम दर्द को कम कर सकें और उससे कुछ सीख सकें, ताकि हम एक ऐसे समाज में जो खाई की तरफ भाग रहा है अपना सच जी सकें, न कि सिर्फ अच्छा दिखने का दिखावा करें।
मैं किसी नकली सिंप्लिसिटी की बात नहीं कर रहा। मैं सच में इन सब आदतों और एडिक्शन से आजाद होने की बात कर रहा हूं। यही हमारा असली काम है। पता चलता है कि आप और मैं अर्थ पर यही कर रहे हैं, ताकि हम उस इल्यूजन से जाग सकें जिसे हम खुद बढ़ावा दे रहे हैं, और जो उसी दर्द को पैदा कर रहा है जिसे हम मिटाना चाहते हैं। क्या आपने कभी अपनी मां को यह सब बताया? जितना हो सका, जब वो जिंदा थीं, मैंने बताया। सच कहूं तो मैंने नहीं बताया। मुझे लगता है कि जब वो जिंदा थीं, तो मैं इन सब चीजों से बहुत डरा हुआ था। इसलिए मुझे लगता है कि जब वो मरने वाली थीं, तो मैं अकेला ऐसा इंसान था जिससे वो अपनी मौत के बारे में बात कर सकती थीं, जो घबराता नहीं था या सच से भागता नहीं था। उनके आसपास सब लोग सच्चाई छुपा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ इस बारे में पूरी तरह खुलकर बात कर सका, क्योंकि मैं हमारी कोड पेंडेंसी से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया था। एक माँ और बेटे का जो रिश्ता था, हम एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे, इसलिए हम उससे बच नहीं सके। अवेयरनेस ही कोड पेंडेंसी को तोड़ने का सबसे सही तरीका है। ये थेरेपी से बेहतर है। थेरेपी तो बस एक चीज की जगह दूसरी चीज ले आती है। हे भगवान, मुझे इसके लिए भुगतना पड़ेगा। ओके, तो मुझे लगता है कि मेरी सलाह यही होगी कि हम बस अपने काम में लग जाएं। हम कोशिश करें कि हम अपनी जिंदगी को उस समझ के साथ हार्मनी में लाएं जो हमारे अंदर है, जिसे हम न होने का दिखावा करते हैं, ताकि जो हमारे पास है उसे हम छोटी अच न दें, और हम उस उलझन से लड़ी रास्ते रहें ताकि अपना रास्ता ढूंढ सकें। और हम खुद पर काम करें ताकि हमारे काम ही ऐसे बन जाए जो शांति लाएं, आजादी दें, जो हील करें, जो अलग अलग तरह के लोगों की इज्जत करें, जो लोगों को यूनिटी से दूर न करें, जो प्यार करें, रोमांटिक लव नहीं, किसी पर हक जताने वाला प्यार नहीं, या जरूरत वाला प्यार नहीं, बल्कि बस एक साथ होने का प्यार। और हम इसे हर वक्त प्रैक्टिस करें। मैं उन लोगों को देखता हूं जो मुझे उन्हें प्यार करने नहीं देते, और मुझे एहसास होता है कि असल में मेरा ही दिमाग मुझे रोकता है। मैंने बहुत समय तक इस बात का मजाक उड़ाया, क्योंकि बहुत समय तक वो कैस्पर वाइनबर्गर थे, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे। मैं बस उस आदमी से प्यार नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उनकी फोटो ली और उसे अपनी पूजा की मेज पर रख दिया, और मैं कहता, हेलो बूढ़ा। मैं बूढ़ा से प्यार कर सकता था, और क्राइस्ट से प्यार कर सकता था, और अपने गुरु से प्यार कर सकता था। और मैं कहता, हेलो कैस्पर। और मैं सोचता, ओ भाई, अभी मुझे बहुत आगे जाना है, क्योंकि कैस्पर भी बस गॉड ही हैं, जिन्होंने बस अलग रूप लिया है। बस उन्हें लगता है कि वो कैस्पर वाइनबर्गर हैं, और उन्होंने मुझे भी इसमें फंसा लिया। मुझे उनकी बात मानने की जरूरत नहीं है। वो भी बस हमारी ही तरह बिजी हैं ये सोचने में, मैं कैस्पर वाइनबर्गर हूं। वो नहीं है, वो बस हम ही हैं। चलो भी, ये ड्रामा छोड़ो। मुझे पता है तुम कौन हो। वो ये नहीं मानेंगे, समझे? मतलब, आप सरकारों को देखते हैं और आपको लगता है कि वो असली हैं। हे भगवान, कितना अजीब है ना। ओके, मैंने बहुत बातें कर ली। चलो अब मैं सोच रहा हूं कि क्या हम लाइट जला लें। मैं कुछ गाना चाहूंगा शायद। क्या हम साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं जो थोड़ा अच्छा लगे? अगर हमारे पास लाइट हो। सबकी डिमांड पर चलिए कुछ अलग करते हैं। हम सब मिलकर जुबिलेट गाते हैं। ये 6 हिस्सों वाला एक गाना है। इससे हमारी एनर्जी बढ़ेगी, और फिर अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, या हम सवाल जवाब का राउंड कर लेंगे, या ऐसा ही कुछ। ओके, तो ये है। ये बहुत ही बचकानी चीज है। इसमें बस 3 ही वर्ड्स हैं। इसे आप भी सीख सकते हैं। पहला है जुबिलेट, जिसका मतलब है खुशी मनाना। जुबिलेट डेओ, जिसका मतलब गॉड हो सकता है, या आपकी बिल्ली, या जो भी आपको सबसे बड़ा सच लगता हो। जुबिलेट डेओ अलेलुया, जिसका मतलब है हलेलुया। ओके, और ये ऐसे गाया जाता है, हलेलु हलेलु। बस इतना ही है। देखा कितना आसान है। हम थोड़ा और ऊंची आवाज में शुरू करेंगे। हलेलु हलेलु। एक बार और, हलेलु हलेलु। ओके, अब इसमें जुबिलेशन खुशी वर्ड है, तो थोड़ी एनर्जी लाओ। ओके, और एकदम साफ आवाज में, मेरा मतलब है सच में। हलेलुया हलेलु। एक बार और,
हलेलू हलेलू। बढ़िया। आवाज एकदम साफ होनी चाहिए। थोड़ा और क्रिस्प, पर ओके। अब हम इसे दो हिस्सों में ट्राई करेंगे, ठीक है? हलेलू हलेलू हलेलुया हलेलू। बहुत बढ़िया। ओके, अब हम इसे 6 हिस्सों में करने के लिए तैयार हैं। हम बीच से बांट लेते हैं। तो आप सब ग्रुप 1 हैं, आपको पता है आप कौन हैं। आप सब 2 हैं, आप सब 3 हैं, आप लोग 4 हैं, आप सब 5 हैं, वहां नीचे तक। आप सब 6 हैं। अब एक 6 कभी भी खुद को 1 समझने की गलती नहीं करेगा। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 है। और मुझे ये बताना होगा, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, कि अगर आप इसे ठीक से नहीं गाएंगे तो आप सबका मजा खराब कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी घबराहट दिख रही है, तो हम बस इसे एक बार और साथ मिलकर एकदम साफ गाएंगे। हालेलुया हालेलू। बहुत अच्छे, चलिए शुरू करते हैं। हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलुया हालेलू। हाँ, क्या आप घर जाना चाहते हैं? क्या आपको कुछ सवाल जवाब चाहिए? सवाल जवाब। ओके। आप में से जो घर जाना चाहते हैं, बस उठिए और चले जाइए। कोई बात नहीं, इसके लिए कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। अगर आप एनलाइटेंड नहीं होना चाहते, तो ये आपकी मर्जी है। सवाल। हाँ, अगर आप जोर से बोलेंगे तो मैं उन्हें दोहरा दूंगा। उन्होंने कहा कि चार्ल्स डिकेंस की दुनिया में जहां अच्छाई और बुराई है, एक इंसान के पास अच्छे काम करके खुद को सुधारने का मौका होता है। और मैं जहां हूं, वहां से फ्री विल के बारे में क्या कहूंगा? मैं यह कहूंगा कि बुराई के असर को समझने की आपकी तैयारी उन सब चीजों का नतीजा है जो अब तक आपके साथ एक तय तरीके से हुई हैं, जो आपको इस पल तक लेकर आई हैं। ये बात कि आप अच्छाई और बुराई को समझने के लिए जागते हैं और ऐसे काम करते हैं जो उस बंटवारे को बढ़ावा नहीं देते, इसका लेना देना आपके कर्मा से है। इसका लेना देना घटनाओं के तय नियमों से है। ये फ्री विल नहीं है, ये सिर्फ फ्री विल का एहसास है। लेकिन ये बात कि आपने उस पल में वह चुना, हवा में से नहीं आई। वह उससे पहले के कई अनुभवों से निकल कर आई है। एक अलग इंसान के रूप में आपको फ्री विल चुनने का मानसिक एहसास होता है। लेकिन अगर मैं आपके साथ थोड़ा पीछे हटकर आपके बचपन, आपके माता पिता, आपके अनुभवों, उन हजारों हजारों चीजों को देख सकूं जो आपके अच्छे काम करने के फैसले में शामिल थीं, तो आप और मैं दोनों पहले से बता सकेंगे कि आप क्या करेंगे। आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि आप एक तरह से डिटर्मिनिस्ट हैं, जो मानते हैं कि फ्यूचर पत्थर की लकीर है। खैर, ये किसी बुरी किस्मत की तरह पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि इस पर असर पड़ता है। जैसे हर वह बात जो आप मुझसे कहते हैं, मुझ पर असर डाल रही है। दूसरे शब्दों में, मैं सिर्फ पुरानी बातों का नतीजा नहीं हूं। हम सब हमेशा इस पूरी दुनिया की हर चीज के साथ एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि एक घास का तिनका भी जब कुछ करता है, तो उसका हम पर असर होता है। और यह सच है। मतलब, हम पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये उस तरह का डिटर्मिनिज्म नहीं है जैसा आप आमतौर पर सीधा सीधा सोचते हैं, बल्कि ये इस समझ के बारे में है कि ये सभी रूप एक नियम के अंदर हैं, और आपके विचार भी एक रूप हैं। और आपके अंदर जो बिना रूप के है, वह नियमों से बंधा नहीं है, और वह आजाद है। आप खुद होने के लिए आजाद हैं। आप आजाद हैं, और आप रूप के इस नियम की कद्र करते हैं, जिसमें वह भी शामिल है जो आपको लगता था कि आप हैं। इसमें आपका शरीर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सभी पसंद और वह सब कुछ शामिल है। एक बार और कोशिश करते हैं। हाँ, ये मेरे लिए भी बहुत बढ़िया है। जरूर, पूछिए। दूसरे शब्दों में, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या यह सिर्फ एक इल्यूजन है कि मैं अपनी मेहनत से कुछ अलग कर सकता हूं, बजाय इसके जो होने वाला है? मतलब, क्या कुछ न कुछ होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो? और मुझे बस लगता है कि मेरा उसमें कोई हाथ है। क्या मेरे पास सच में फ्यूचर को बदलने की ताकत है? आप उसका हिस्सा हैं जो फ्यूचर को बदलता है। आप उसके रिश्ते में कहां खड़ी रहे हैं, ये एक अलग बात है। ठीक है, आपका होना हम सबकी जिंदगी को अलग बना रहा है, ठीक है?
लेकिन आपकी ये सोच कि आप अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं, बस एक सोच है और यह भी एक नियम के तहत है। ये सच में बहुत अजीब है। मतलब लोग कहते हैं, खैर अगर ये सच है, तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं कहता हूं, ओके तो आप सबसे पहले कौन सा कुछ नहीं करने वाले हैं? मतलब आप इस दुनिया में जिंदा रहकर ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी ना करें। आपका दिल धड़क रहा है, आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, आपको भूख लगती है और फिर आप एक एक करके पूरा सिस्टम बना लेते हैं जब तक कि आप वापस यहीं नहीं आ जाते। और आप कहते हैं, मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, नहीं मैं बस टॉयलेट जा रहा हूं। हाँ लेकिन कुछ मत करो। ओके मैं बस टॉयलेट जा रहा हूँ, खैर मुझे भूख लगी है, मैं बस पैसे कमा रहा हूँ ताकि मुझे कुछ खाना मिल सके और मैं खा सकूं। ओके, लेकिन कुछ मत करो, क्योंकि ये बहुत आगे की बात है। संतों की किताबों में लिखा है कि कोई कुछ नहीं करता और कुछ भी बिना किया हुआ नहीं छूटता। ये वही बात है। ये आपका वह हिस्सा है जो आजाद है, जिसे कुछ नहीं करना है। आपने कभी कुछ नहीं किया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब बस टाइम और स्पेस का खेल है जो बदल रहा है और आप इसका हिस्सा हैं। जो आपको लगता था कि आप हैं, वह इसका हिस्सा है। हाँ, पहले 60s के दौर में हैरी कृष्णा के बारे में जो जिक्र हुआ था, आपने उसके बारे में कुछ और नहीं बताया। आज हैरे कृष्णा का जाप करने के बारे में मेरी फीलिंग ये है कि ये बिल्कुल बेहतरीन है। मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या लगता है। असल में ये दिलचस्प है कि आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। यहाँ कुछ गाड़ियां हैं जो, अगर आपके पास एक टोयोटा कैमरी कैलिफोर्निया 24X 5392 है, तो हो सकता है कि आपको वो कहीं और मिले अगर आप अभी बाहर नहीं जाते, क्योंकि वह उठने वाली है। और एक एक्यूरा इंटीग्रा 250 P963। ओके, मैं अपने एक साथी जाय लक्ष्मण के साथ काम करता हूं, जिन्हें आज रात यहां आना था, लेकिन एयरप्लेन पकड़ने के लिए एलबी करकी जाते हुए आज उनकी गाड़ी खराब हो गई और वह एक हारमोनियम ला रहे थे और हम साथ मिलकर कीर्तन करने वाले थे। तो मुझे आपको बताना होगा कि ऐसा नहीं है कि मैं जाप नहीं करता। बात बस इतनी है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितने ज्यादा लोगों के लिए हो सके उतना अवेलेबल रहूं। और मुझे लगता है कि मुझे वेस्टर्न लोगों के दिमाग में कीर्तन जैसा प्रोसेस, जिसमें चीजें बार बार दोहराई जाती हैं, लाने का कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो उन्हें अजीब या किसी कल्ट जैसा न लगे। इसलिए मैं उस पर काम कर रहा हूं। लेकिन देखिए, ये सब रास्ते हैं। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप उस एकता के एहसास में वापस जागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपना बैलेंस वापस पा सकें, तो आप उसी रास्ते पर चलते हैं जो आपके लिए सही हो। हर इंसान का तरीका अलग होता है। तो अगर आप अपने दिल की सुनते हैं, तो आप क्राइस्ट या मदर से प्यार करने जैसी भक्ति वाली चीजों की तरफ खींचे चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने दिमाग से चलते हैं, तो आप या तो जेनाना योगा की तरफ जाएंगे, जैसे टलमुडिक स्कॉलर्स जो दिमाग को हराने के लिए दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं, या ज़ेन की तरफ। ज़ेन भी वही है, ज़ेन दिमाग को हराने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करता है। या अगर आप शांत रहने वाले इंसान हैं, तो आप मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, शांत होने और खुद को खाली करने की तरफ। अगर आपके अंदर बहुत राजास है, बहुत गर्मी या एनर्जी है, अगर आप बहुत एक्टिव हैं, तो आप ताई ची जैसी मूवमेंट वाली चीजों की तरफ जाएंगे, या शायद दौड़ने जैसी टेक्निक्स की तरफ, या अलग अलग तरह के प्राणायाम, हथा योगा, सांस पर कंट्रोल करने की तरफ, जहां आप सांस को रोकते हैं और कुंडालिनी को रीढ़ की हड्डी से ऊपर ले जाते हैं। ये सभी तरीके, चाहे आप दिल से शुरुआत करें या दिमाग से या शरीर की एनर्जी से या दूसरों की सेवा और काम करने से, सब बिल्कुल एक ही जगह ले जाते हैं। लेकिन आप किसी एक को आगे रखते हैं और बाकी उसके पीछे पीछे चलते हैं। जब आप क्राइस्ट से इतना प्यार करते हैं, तो आपका पूरा ध्यान बस उसी पर टिक जाता है कि दिमाग कहीं और भटकता ही नहीं, और आपको वही नतीजा मिलता है जो अपनी सांसों पर मेडिटेशन करने से मिलता। जब आप गहराई से अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं,
और अपने डर, अपने अकेलेपन और आपको जकड़ी एच कर रखने वाले ख्यालों से आज़ाद होने लगते हैं, तो आपका दिल पूरी तरह से खुल जाता है और आपको हर चीज़ के साथ एक प्यार भरा एहसास और अपनापन महसूस होता है। और ये आपने अपने दिमाग के ज़रिए किया। तो हर इंसान को यह सुनना होगा कि इस पल में आपका धार्मिक रास्ता कौन-सा है। और ऐसा हो सकता है कि एक पल में आपका दिल काम करे और फिर किसी और समय आपका दिमाग बेहतर काम करे और आपको इस पर भरोसा करना चाहिए। और कभी-कभी मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि मेरा दिल बंद है। और तब मैं उन चीज़ों की तरफ खींचता हूँ जो मेरा दिल खोलने में मेरी मदद करेंगी। और यह आप पर निर्भर है कि आप दुनिया को अपने हिसाब से कैसे ढालते हैं। अब ये सब सुनने में फ्री विल जैसा लगता है, लेकिन जाहिर है यह ऐसा नहीं है, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं और होगा वही जो आप समझ पाएंगे। सवाल? हाँ, जागना, अवेकनिंग, एक प्रोसेस के तौर पर क्या यह आसान हो जाता है? क्या ये क्या होता है? जागना एक प्रोसेस है? क्या यह आसान हो जाता है? यह आपका पहला सवाल है। हम लोग जो दूसरों की मदद करने वाले प्रोफेशन में हैं, मतलब लोग हमें पैसे देते हैं ताकि हम उन्हें जगाएं। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, 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 हाँ। मुझे पहले वाले का जवाब देने दीजिए। क्या यह आसान हो जाता है? हाँ। खैर, यह एक मजेदार सवाल है, क्योंकि यह आसान हो जाता है, क्योंकि आप उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां आपका शक डगमगाता नहीं है। वैसे भी अब आपके पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। आपने बहुत कुछ देख लिया है, आप बहुत कुछ जानते हैं, आप इसमें फंस चुके हैं, आप पक चुके हैं, बस पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। और एक बहुत मजेदार पल आता है। ये एक अजीब पल है, जहां दुनियादारी से आपका इतना लगाव होता है और आप उसकी असलियत देख लेते हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ पागलों की तरह भागते हैं। और आप उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां आप एनलाइटेंड होने से बचते हैं, इस डर से कि कहीं आप वो दुनियादारी का मजा और नशा न खो दें। ओके, ये बस एक और स्टेज है। फिर एक स्टेज आती है जहां आप मंजिल के इतने करीब होते हैं कि आपकी हर छोटी सी कमी आपको एक बड़े राक्षस जैसी लगने लगती है। क्योंकि मेरा मतलब है कि जो चीजें आपने पहले कभी नोटिस भी नहीं की होंगी, आप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो आपको परेशान कर देती हैं। ये सब स्टेजेस हैं और एक तरह से ये एक ही समय में मुश्किल और आसान होता जा रहा है। मतलब असल में यही जवाब है। आपने जो दूसरा सवाल पूछा था, जिसके बारे में मैं उतना ही कंफ्यूज्ड हो सकता हूं, वह थेरेपी और लोगों की मदद करने के बारे में है और उनके दुख के बारे में है और कब आप अच्छा करते हैं और कब अच्छा नहीं करते हैं। जिस चीज से खुद को बाहर निकालना सबसे मुश्किल है, वह है खुद को सही मानना, अच्छा करना और यह चाहना कि आपके जरिए लोगों का भला हो। और आप जो सीखते हैं, वह है बहुत ध्यान से सुनना और आप समझने के लिए सुनते हैं। और जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा मदद करती है, वह यह है कि उनकी बात सुनी जाती है, अक्सर, और फिर वे अपने हिसाब से बदलते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को बदलते हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसा माहौल बनाते हैं जहां दूसरे लोग खुद बदलते हैं। और मुझे लगता है कि एक बार जब आप यह समझ जाते हैं, तो आप कोई मॉडल बनाने में इतने बिजी नहीं होते। मेरा मतलब है, कोई आपको पैसे दे सकता है। वे आपको पैसे दे रहे हैं क्योंकि वे परेशान हैं और वे बेहतर महसूस करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई मॉडल है कि उनके लिए बेहतर महसूस करना कैसा होगा, तो आप उन्हें उस मॉडल में फिट करने की कोशिश करने लगेंगे। अगर आप बस सुनते हैं, तो वे वही करेंगे जो उन्हें करना होगा। हो सकता है अंत में वे आपसे नफरत करने लगें और दुखी ही रहें। वह ठीक है, उन्होंने वही किया। आप कहेंगे, लेकिन मुझे इसके पैसे मिले थे। देखिए, आपको यह समझना होगा कि आपको किस चीज के पैसे मिल रहे हैं। उनके साथ मौजूद रहने, उनकी बात सुनने और उनके ड्रामा में न फंसने के, और फिर भी एक खुले दिल के साथ वहां रहने के। और फिर वे वही करते हैं जो उन्हें करने की जरूरत होती है। आप उनके ड्रामा में जितना ज्यादा फंसेंगे, आप उनके दुख की असलियत को उतना ही ज्यादा बढ़ावा देंगे।
इसलिए एक थेरेपिस्ट के तौर पर यह जरूरी है कि आप खुद पर काम करें, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लुभाने वाले होते हैं। वे बार बार सोचते हैं कि वे असली हैं, और वे आपको भी यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि वे असली हैं। यह सब बहुत दुख की बात है। हाँ, हमें अपने लॉज में एक प्रॉब्लम हो रही है। ये एक स्पिरिचुअल ग्रुप है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वे लोग अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, और मैं असल में अपने दिल से सोच रही हूँ। और अक्सर यही होता था कि आप खुद को देखते हैं, और ये आपकी प्रॉब्लम है, और मुझे जो दिल से बाहर लाने की जरूरत थी, मैं वह नहीं कर पा रही थी। और फिर आखिरकार, नहीं तो मैंने किया, ये अच्छा था, मैं खुद पर काम करती रही। लेकिन बात यहां तक पहुंच गई कि अब ये सब मेरी प्रॉब्लम है, और ग्रुप में ऐसे दूसरे मेंबर्स भी हैं जिनके पास वह दिल वाली एनर्जी है, लेकिन वे आते नहीं हैं। और हम एक साथ इकट्ठा होने की और एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असल में यह दिमाग से चलाया जा रहा है, और हम जो दिल से सोच रहे हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं, और हमें एक पुल की जरूरत है। वह एक ऐसी संस्था का हिस्सा है जहां बहुत ज्यादा दिमाग लगाया जाता है, और वह बहुत दिल से सोचती है, और उसे लगता है कि संस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि यह दिमाग में फंसी है। लेकिन दिल से सोचने वाले लोग वहां नहीं आते, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा दिमागी बातें होती हैं। क्या मैंने सही कहा? कुछ हैं, और वे परेशान होते हैं। वे आते हैं और परेशान होते हैं। दिल से सोचने वाले लोग आते हैं और परेशान होते हैं। अब हमें प्रॉब्लम पता है, तो हमें प्रॉब्लम पता है, नहीं पता कि क्या करना है। दिमाग से सोचने वालों को यह बात नहीं पता। खैर, देखिए, मुश्किल ये है कि ग्रुप्स एक साथ आते हैं, और वे इंसानों से बने होते हैं, और इंसान, परेशानी ये है, जैसे मैं सेवा फाउंडेशन नाम के एक ग्रुप का हिस्सा हूं। सेवा फाउंडेशन लोगों का एक कमाल का ग्रुप है। हमने 12 साल पहले शुरुआत की थी। एक ग्रुप जो यह सोचकर साथ आया था कि चलो दूसरों का दुख दूर करने के लिए साथ आई, यही हमारे साथ होने की वजह होगी। और क्योंकि हम सब यह समझते हैं कि हम खुद दुख पैदा करते हैं, इसलिए हम इस ग्रुप के जरिए खुद पर काम करेंगे। दूसरे शब्दों में, ग्रुप सेवा के लिए एक सत्संग बन जाएगा। तो हम इन सभी अलग अलग देशों में काम करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा, नेक इरादों के बावजूद ये अभी भी बहुत बहुत मुश्किल है। संस्थाएं इंसानों से बनती हैं। इंसानों को एक दूसरे से सच में जुड़ने और यूनिटी के करीब जाने से बहुत डर लगता है, क्योंकि ऐसा करने के प्रोसेस में वे अपनी बहुत सारी ताकत खो देते हैं। और संस्थाएं अक्सर बस एक हद तक जाती हैं, और फिर वे इतनी कठोर हो जाती हैं, या वे इतनी, ये शादी की तरह है, वे इस बात में इतनी फंस जाती हैं कि तुम वह इंसान बनो और मैं यह इंसान बनूंगा, कि किसी के लिए भी अब एक दूसरे से सच्ची बातें शेयर करने की जगह नहीं बचती। कभी कभी संस्थाएं बस अंदर ही अंदर मर जाती हैं, और फिर लोग उनमें जिंदा महसूस नहीं करते। वे बस जिंदा लाशों की तरह जीते हैं। प्यारा है ना? लेकिन वे सच में मरे नहीं होते, यही प्रॉब्लम है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि कभी कभी एक संस्था उस पॉइंट पर आकर इतनी कठोर हो जाती है जहां बेहतर है कि उसे जाने दिया जाए और कुछ और बनाया जाए, क्योंकि वह काम नहीं करने वाला। क्योंकि जिस पल आप दूसरे इंसानों का एक मॉडल बना लेते हैं, जैसे मैं तभी खुश रह सकता हूं जब तुम बदलोगे, तो आप गहरी मुसीबत में पड़िडिया ना जाते हैं, आप फंस जाते हैं। और इसलिए, मतलब, आप में से कोई भी मेरे लिए उतना शुद्ध, प्योर नहीं है। मतलब, बात घूम फिर कर यहीं आ जाती है। लेकिन यह आपकी प्रॉब्लम है। मैं बस खुद पर काम कर सकता हूं, ताकि मैं इस जजमेंट से बाहर निकल सकूं कि आप मेरे लिए काफी प्योर नहीं हैं। मैं बस मजाक कर रहा हूं। हरे कृष्णा मंत्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असल में यह बस उस निराकार, जिसका कोई रूप नहीं, के अलग अलग नामों को दोहराना है। यह रूप के पीछे छिपे निराकार की तरफ इशारा करने वाली उंगली की तरह है, और वे सारे नाम उस निराकार तक पहुंचने के रास्ते हैं। वे भगवान के नाम हैं। वे भगवान के 99 नामों या 1000 नामों का हिस्सा हैं। और कृष्णा और रामा
उस परम तत्व के दो अलग अलग नाम हैं जो एक तरह से इतिहास के हिसाब से अलग अलग युगों में या अलग अलग लंबे समय में धरती पर रहे। और वे ऐसे इंसान थे जिन्होंने, ये ऐसा है जैसे निराकार खुद को एक रूप देता है ताकि लोगों का दुख दूर कर सके, जैसे क्राइस्ट या कोई और। तो इतिहास में ये बस उन महापुरुषों के दो नाम हैं जो यहां आए और उन्होंने ऐसा किया। हाँ, तारीफ, प्रेज। हेयर का मतलब है आपकी तारीफ या भगवान, लॉर्ड। आप इसे किसी भी तरह समझ सकते हैं। हेयर का मतलब भगवान है या तारीफ। ओके, शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ, पिछली कुछ बार जब मैंने आपको देखा है, मैंने नोटिस किया है कि आप अपने बूढ़े होने और अपने ढलते शरीर को देखने के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे आपका शरीर कमजोर हो रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि पिछली कुछ बार जब उन्होंने मुझे सुना है तो मैं उम्र बढ़ने और कमजोरी के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ, पूछिए। उन्होंने अभी तक सवाल नहीं पूछा है। जब आप 80s में होते हैं और आपको बहुत शारीरिक दर्द होता है, आपको गठिया, आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ, और तो आप कैसे, यही मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। उस वक्त खुद को अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता होगा। उन्होंने कहा कि जब मैं 80 का होऊंगा और मुझे गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ, और कई दूसरी बीमारियां जिनके हम शायद लंबे नाम गिना सकते हैं। उन्होंने कहा कि तब कॉन्शियस रहना बहुत मुश्किल होता होगा। अगर आपने तैयारी की है तो शायद नहीं, और अगर नहीं की है तो शायद हाँ। लेकिन यह दिलचस्प है कि उम्र के साथ एक खास तरह की समझ आ जाती है, क्योंकि आप यह देखकर निराश होने लगते हैं कि आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया था वह आपके काम नहीं आने वाला। और यह चीज आपको कड़वाहट और अंधेरे की तरफ ले जा सकती है, या यह आपको सब कुछ छोड़कर जिंदगी को एक बिल्कुल नए लेवल पर जीने की तरफ ले जा सकती है। इसलिए ऐसे बहुत से बूढ़े लोग हैं जो सच में उन चीजों से बहुत दर्द सहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं सहते। उन्हें दर्द हो रहा होता है लेकिन वे दुखी होने में बिजी नहीं होते। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका दिमाग आपके शरीर के साथ किस तरह जुड़ा है। सर, क्या आप वॉलंटरी सिंप्लिसिटी के बारे में कुछ बता सकते हैं? मुझे लगता है कि मेरा कमेंट थोड़ा मजाकिया लहजे में था। मुझे लगता है कि वॉलंटरी सिंप्लिसिटी, अपनी मर्जी से सादा जीवन जीना, एक ऐसी चीज है जो आपके साथ तब होती है जब आप यह समझने लगते हैं कि चीजों से आपका यह लगाव आपके मानसिक सुकून की कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। मैं ये बात और ज्यादा साफ देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो चीजें हैं वो मुझे उन लोगों से अलग कर देती हैं जिनके पास वो नहीं है, और मुझे उन चीजों के साथ साथ इस बात के साथ भी जीना पड़ता है। और कुछ समय बाद मैं यह भी देखता हूं कि मेरे दिमाग को बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जागरूकता, अवेयरनेस, अपने आप में टिकी रहती है, और ये बहुत ज्यादा शांति देने वाली चीज है। और मुझे लगातार इतनी सारी चीजें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, और मैं बार बार खुद को चीजों को सिंपल बनाने, खाली करने, चीजों को दूर रखने, गैर जरूरी चीजों को हटाने, अपनी जिंदगी को सादा बनाने की चाहत में पाता हूं। हम इंफॉर्मेशन के ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मौके बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए हम हमेशा थके हुए रहते हैं और हमारे पास किसी काम के लिए वक्त नहीं होता। मतलब, हमारे पास उतना ही वक्त है जितना हमेशा से था, और जिंदगी पहले से बेहतर मानी जाती है। फिर भी हमारे पास किसी काम के लिए वक्त नहीं है और हम परेशान हैं। और हम सिर्फ इसीलिए परेशान हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो हमेशा इस बात की तरफ ले जाते हैं कि जब आप एक काम कर रहे होते हैं तो आप बाकी सारे काम नहीं कर रहे होते। इसीलिए लोग लगातार बेचैन रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता रहता है कि वे जो ढूंढ रहे हैं वह कहीं बाहर है और वह बाहर नहीं है। और यह इल्यूजन का एक न खत्म होने वाला एहसास है जो चलता ही रहता है। और जब आपको यह एहसास हो जाता है कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, तो आप चीजों को इकट्ठा करना बंद कर देते हैं। ओके, हाँ, क्या बढ़ती हुई बेघरी, होमलेसनेस, समाज को चुकाया जाने वाला कोई कार्मिक कर्ज है? मुझे लगता है कि बढ़ती हुई बेघरी
हमारी खुद की बनाई हुई इस दुनिया की खराब व्यवस्था, डिसफंक्शनल नेचर की एक निशानी, सिम्टम है। और मुझे लगता है कि इसका इलाज सिर्फ ऊपरी तौर पर करना ही अकेला जवाब नहीं है। हमें जाहिर है रहने की जगह और खाने का इंतजाम करके ऐसा करना होगा। लेकिन यह परेशानी समाज के उन ढांचों से जुड़ी है जो हमेशा एक निचले वर्ग को बनाए रखते हैं और बढ़ावा देते हैं, क्योंकि कानून अमीरों के फायदे के लिए है, न कि गरीबों के लिए। और यही वह सच्चाई है जिसका हमें सामना करना है, और हम सब भी इसका हिस्सा हैं। आप जानते हैं सर, जब आप इंसानों के दुख के बारे में बात करते हैं तो मेरे पास कोई दूसरा। उन्होंने कहा कि जब मैं दुख के बारे में बात करता हूं तो मैं आमतौर पर इंसानों के दुख के बारे में बात करता हूं। मैं उन दूसरे जीवों के बारे में बात नहीं करता जो तकलीफ में हैं। हाँ, मुझे लगता है कि यह शायद काफी हद तक सच है। मतलब, मैं हाल ही में दलाई लामा के साथ था और उन्होंने कहा, क्या यह दिलचस्प नहीं है कि आप लोग मुर्गियों और मछलियों को सब्जियों की तरह समझते हैं? जो कि एक दिलचस्प, बस एक तस्वीर पेश करता है। मतलब, डाइट फॉर अ न्यू प्लैनेट जैसी चीजों के हिसाब से जानवरों के दुख के बारे में यह सब सोचने वाली बातें हैं। और मैं अर्थ के दुख को लेकर भी बहुत अवेयर हूं। अगर आप कहें, इस मायने में कि अगर आप इम्बैलेंस को दुख कहते हैं, चाहे वहां कोई दुख सहने वाला हो या ना हो, लेकिन वहां दर्द और असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम तो है ही। किसी दूसरी प्रजाति, स्पीशीज के साथ ये जानना बहुत मुश्किल है कि कौन क्या महसूस कर रहा है। हाँ, हाँ, वे एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं और फिर प्रजातियों की सीढ़ी में अपने से नीचे वाले किसी जीव को खा जाते हैं। मैंने अभी अखबार में यह बहुत ही बढ़िया आर्टिकल पढ़ा था। उसमें लिखा था कि बांग्लादेश के तूफान के दौरान एक बहुत बड़ी लहर इस गांव के कई लोगों को समुद्र में बहा ले गई, और समुद्र तट से 18 मील दूर लोगों ने एक जिंदा बच्चे को एक डॉल्फिन के मुंह से निकाला, जो 18 मील दूर बह गया था। और डॉल्फिन ने उसे उठाया, पकड़े रखा और जमीन तक ले आई। अब क्या यह दिलचस्प नहीं है? मतलब, क्या हमें उन्हें खाना चाहिए या उनकी पूजा करनी चाहिए, या क्या यह, मतलब, ये इस तरह की चीजें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हम सब कहते हैं, ओह वाओ, हाँ, लेकिन हम अभी तक इसे अपने सोचने के तरीके में शामिल नहीं कर पाए हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, यह बिल्कुल सही है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि जीसस ने अंजीर के पेड़, फिग ट्री, को श्राप क्यों दिया था? उन्होंने पूछा कि जीसस ने अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया। यह दिलचस्प है। हाँ, मुझे कहानी पता है। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वे क्यों हंस रहे हैं। वे सब बेवकूफ हैं। क्या? उन्हें कहानी सुनाओ। जीसस भूखे थे और उन्होंने दूर से एक अंजीर का पेड़ देखा जो पत्तों से भरा हुआ था, और वे उसके पास गए, और उसमें पत्ते तो थे लेकिन अंजीर नहीं थे। लेकिन उससे अंजीर की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वह अंजीर आने का मौसम नहीं था। और उन्होंने अंजीर के पेड़ से कहा, तुम पर अब कभी फल नहीं लगेंगे। और मैं नहीं, ये समझ से बाहर है। ये उन कहानियों में से एक है जो मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन के चक्कर में अपना मतलब खो बैठी, लेकिन मैं नहीं। इस तरह मैं इस सवाल से बच निकलता हूं। समझ रहे हैं ना? मुझे सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं एक अंजीर का पेड़ होता तो मैं इस वक्त थोड़ा घबराया हुआ होता। ये मुझे काम और तरक्की, अचीवमेंट, प्रोडक्टिविटी वाली कहानी जैसी लगती है। क्या आपको नहीं लगता? मुझे उन शिष्यों, डिसाइपल्स पर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता वे कौन थे। ये था, हाँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए। सर, राजनीति में अवेयरनेस के बारे में कुछ बताइए। राजनीति में अवेयरनेस लाएं। मुश्किल यह है कि अवेयरनेस एक इंसान के अंदर तब आती है जब वह दुनिया की ताकत के पीछे पूरी तरह से पागल नहीं होता। और राजनीति के लोग और बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियल जायंट्स वगैरह ऐसे लोग हैं जो दुनिया की ताकत का इतना मजा ले रहे हैं कि उन्होंने अभी तक इस खेल की हदें नहीं देखी हैं। और वे इसके लिए सही लोग नहीं हैं।
माहौल उनके जागने के लिए एकदम सही नहीं है। ठीक है, चलिए इसे इस तरह से कहते हैं। और अब इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ लोग इसके अपवाद, एक्सेप्शंस नहीं हैं, और समझदार लोगों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। और यह दिलचस्प है कि 60 के दशक में जो कुछ हुआ, उसका एक हिस्सा यह था कि इस समाज में सच में एक बहुत बड़ा जागने का पल आया था। लेकिन हम में से जो लोग 60 के दशक में उस चीज का हिस्सा थे, मैं सोचता हूं कि इसे कैसे कहूं। हम दूसरे तरीके के सिस्टम्स, कम्यून्स, चीजों के बदले चीजें लेना, बार्टरिंग, दूसरे तरह के आर्थिक ढांचे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने में बिजी थे। हमने पहले से मौजूद व्यवस्थाओं, स्ट्रक्चर्स को उतनी इज्जत या अहमियत नहीं दी। इसलिए बदलाव लाने के लिए उन व्यवस्थाओं के अंदर खेलना और उनके साथ काम करना सीखने के बजाय हमने बस पीछे हटकर इसे कहीं और करने की कोशिश की। और सिस्टम के अंदर की रुकावटें बहुत भारी भरकम होती हैं, आपको पता है। और इसलिए मुझे लगता है कि सोच, कॉन्शियसनेस में बदलाव। मेरी गाड़ी के पीछे एक स्टिकर लगा है जिस पर लिखा है, अगर जनता आगे चले तो नेता पीछे पीछे आएंगे। और मुझे लगता है कि चूंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं खुद पर जितनी मेहनत करूंगा, जॉर्ज बुश के लिए उतना ही अच्छा होगा। ओके, भले ही मैं आपको बता नहीं सकता कि यह कैसे काम करता है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि यह सच है। ठीक है, इसलिए मुझे सच में लगता है कि खुद पर हमारा काम करना ही राजनीति में हमारा योगदान है। क्योंकि मैंने ध्यान दिया है, जैसे मैं अभी ओकलैंड में एक क्लास पढ़ा रहा था, वहां 100 स्टूडेंट्स थे। वह सेवा, सर्विस के बारे में एक कोर्स था। और प्रॉब्लम यह है कि न्यूक्लियर वेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं, 250,000 सालों तक खत्म नहीं होता, और यह जानलेवा है। मतलब ये कैंसर फैलाता है और पानी को बर्बाद करता है और सब कुछ। और प्रॉब्लम यह है कि जमीन के अंदर दबाई गई ये चीज शायद लीक हो जाएगी, लेकिन सरकार पर इसका कोई हल निकालने का बहुत दबाव है। और उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया है जो सदर्न न्यू मैक्सिको को एक बर्बाद होने वाले इलाके, सैक्रिफाइस जोन की तरह दिखाता है। तो न्यू मैक्सिको में हम इस अजीब परेशानी का सामना कर रहे हैं, और हम में से बहुत से लोगों ने बहुत सारी एनर्जी लगाई है इस प्रोसेस को रोकने के लिए। तो मुझे पता चला कि कैलिफोर्निया में एक सांसद, कांग्रेसमैन थे जो एक कमेटी के हेड थे और जमीन को न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन को सौंपने वाले थे, जो पर्यावरण को बचाने वाले कानूनों को नजरअंदाज कर सकता था। और इसलिए मैंने क्लास से कहा, मैंने कहा, वैसे अगर आप चाहें तो आप कांग्रेसमैन को फोन कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप इसके हक में नहीं हैं। तो 100 लोगों ने कांग्रेसमैन को फोन किया, और फिर जो हुआ वह बहुत कमाल का था। मतलब वे लोग बहुत चिढ़ गए, ये सबसे पहली बात थी। लेकिन उनके चिढ़ने के बाद ये बात उनके सिस्टम में धीरे धीरे जाने लगी, और बहुत जल्द कमेटी को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, और नई बातचीत, निगोशिएशंस शुरू हो गईं, और पूरा खेल बदलने लगा। और हम सबको अपनी आवाज उठाने की हिम्मत का असली एहसास हुआ, यह कहने की कि यहां कुछ सच में गलत हो रहा है, एक समझदारी के नजरिए से। और वह ताकत हमारे पास है। सिस्टम अभी भी काम करता है, ये थोड़ा सुस्त है, इसलिए आपको जोर से दरवाजा खटखटाना पड़ता है, लेकिन लोग सुनते हैं। कुछ ना कुछ चल रहा है। वे बस कोई नया तरीका निकाल लेंगे, और फिर हम कोई नया तरीका निकाल लेंगे, फिर वे कोई नया तरीका निकाल लेंगे। ये गजब है। ये सिर्फ अच्छाई और बुराई भी नहीं है। हाँ, हाँ, क्या मुझे लगता है कि हमारे पास काफी वक्त है? हाँ। और अगर नहीं भी है, तो यह भी उस बिल्कुल सही प्लान का हिस्सा है, जाहिर है। हाँ, वह बेशक मैं महसूस करता हूं, लेकिन मैंने पाया है कि खेडीडीडीडी ये होने की सबसे सही जगह उम्मीद और नाउम्मीदी के ठीक बीच में है। नाउम्मीदी कहती है कि काफी वक्त नहीं है, सब खत्म हो चुका है, हमने सच में सब बर्बाद कर दिया है। उम्मीद कहती है कि हम इसे बदल देंगे, हम इसे बहुत तेजी से बदल देंगे, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप इन दोनों में से किसी भी जगह पर खाड़ी डी डी रहे हैं, तो आप मुसीबत में हैं। आप उनके बीच में खड़े होते हैं, और फिर आप वो करते हैं जो आपको करना होता है।
मैंने अब तक यही समझा है। एक या दो सवाल और फिर खैर, हमें रुकना चाहिए। हाँ, बुजुर्गियत, एल्डरहुड के बारे में, बुजुर्ग बनने के बारे में। मुझे लगता है कि हमारा समाज बुनियादी तौर पर एक शिकारी समाज, हंटर कल्चर है, और इसलिए ये बुजुर्गों को बेकार समझता है, बूढ़े लोगों को बेकार समझता है। और हमारे लिए बुजुर्गों के प्रति सम्मान वापस जगाने के लिए बुजुर्गों को खुद इसकी मांग करनी होगी। और यही मेरा मतलब सिर्फ एएआरपी से नहीं है, बल्कि समाज में बुजुर्गों के गहरे सम्मान से है। सिर्फ पॉलिटिकल ताकत नहीं, बल्कि एक गहरी बुजुर्गियत। और मुझे लगता है कि जब आप किसी दूसरे इंसान से समझदार होने की उम्मीद करते हैं, तो वे अपनी समझदारी को बनाए रखने की कुछ कोशिश करते हैं। अगर आप उनसे उम्मीद नहीं करते, तो वे भी ऐसा नहीं करते। लेकिन आपको खुद से यह उम्मीद करनी होगी। आपको अपनी कद्र करनी होगी। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि बुजुर्गों को अपनी खुद की इज्जत करनी चाहिए। यही इस खेल का पहला कदम है। उन्हें इस बात की इज्जत करनी होगी कि वे क्या हैं, और यह महसूस नहीं करना चाहिए कि उम्र ढलने के साथ उनकी अहमियत कम हो गई है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे यह अजीब है कि वे इन्हें काम के साल, प्रोडक्टिव ईयर्स कहते हैं, जैसे जैसे वे साल बीतते हैं जहां आप पूरी तरह से भाग दौड़ देश में फंसे रहते हैं, तब आपको अपने वजूद के सवालों से निपटने का वक्त मिलता है, जिसके लिए आप असल में यहां आए थे। लेकिन आप जिंदा रहने की जद्दोजहद में इतने बिजी थे कि इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाए। और आमतौर पर आप ये कर सकते हैं, और आप पूरी जिंदगी के पड़ावों को समझना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से एक समाज जो खुद की इज्जत करता है, वह जिंदगी के अलग अलग पड़ावों की इज्जत करता है, और हर पड़ाव को उसकी सही अहमियत देता है। ज़ेन की वह शानदार कहानी, ये एक किसान की एक तरह से ज़ेन कहानी है। वह बूढ़ा हो जाता है और उसका बेटा खेतों में काम करने लगता है, और बूढ़ा आदमी बरामदे, पोर्च में रॉकिंग चेयर पर झूल रहा होता है, और वह झूलता रहता है। और बेटा सोचने लगता है, पता है, वह बेकार है, वह कुछ कर नहीं रहा है, और मुझे उसे खिलाने के लिए मेहनत करनी पड़ डीडीएच रही है। तो बेटा जाता है और सागौन की लकड़ी, टीक का एक बढ़िया संदूक बॉक्स बनाता है, और उसे व्हील बैरो, ठेले में रखता है। और वह बरामदे में आता है और ढक्कन हटाकर कहता है, पिताजी। और पिताजी ने कहा, हाँ। वह कहता है, अंदर बैठिए। पिताजी अंदर बैठ जाते हैं, और बेटा संदूक बंद कर देता है और उसे नीचे फेंकने के लिए खाई, क्लिफ की तरफ चलता है। और जब वह खाई की तरफ जा रहा होता है, तो अंदर से खटखटाने की आवाज आती है, और पिताजी कहते हैं, बेटा, मैं समझता हूं कि मैं बेकार हूं और तुम मुझे नीचे फेंकने वाले हो, लेकिन मेरी सलाह यह है कि तुम मुझे नीचे फेंक दो और संदूक को बचा लो, क्योंकि तुम्हारे बेटे को शायद बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। और इससे आपको यह एहसास होता है कि हम सब इस जाल का हिस्सा हैं, आपको पता है। और हमें, ओके देवियों और सज्जनों, आज रात आप सबके साथ रहना सच में एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। शुक्रिया।